जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। सादर जय जिनेंद्र भाई लोग। और आज मैं ये सीरीज़ की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ये जो सीरीज़ रहेंगी ये एक्चुअल में पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथडोलॉजी को बिल्ड करने में किसी भी इंडिविजुअल की जो मदद होती है वो करेंगी कि कैसे किसी भी पेन टेस्ट को अपन लोग अप्रोच करते हैं। और इन सीरीज़ में मैं बेसिक स्टार्ट नहीं करूँगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ इस सीरीज़ में कि आपको वल्नहब या फिर आप थोड़ा बहुत लिनक्स और नेटवर्क के बेसिक्स और विंडोज़ के बेसिक्स करके आए हैं। एक्टिव डायरेक्टरी के बेसिक्स अगर आपको करने हैं तो मैंने वीडियो डाल रखी हैं एक्टिव डायरेक्टरी का एक्सप्लोइटेशन कैसे करते हैं। और जैसे वो वीडियोज़ जो हिंदी में है, ये पूरी सीरीज़ हिंदी में होने वाली है। और मैं ये कतई मान के नहीं चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम मशीन्स उठाएंगे हैक द बॉक्स या वन लैब्स या फिर वन हब की, जो कि थोड़ी सी अपर लेवल की होंगी, जिनमें थोड़ा सा नॉलेज लग रहा होगा। और अब इसमें मैं जो टॉपिक्स कवर करूँगा वो कुछ होंगे कि हम एक्सप्लॉइट्स कैसे करते हैं किसी भी मशीन को, हम क्या देखना चाहिए उस मशीन में। मैंने देखा है कि जैसे इप्सेक हो गया या फिर OXDF हो गया या फिर ये क्या कहते हैं हमारे लाइव ओवरफ्लो भाई जी हो गए, या कोई भी जैसे बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं या फिर जो एक्सप्लॉइट जो करते हैं मशीन्स को, वो लोग क्या करते हैं ना, वो मशीन को एज इट इज़ हार्ड ऑन, मतलब बिल्कुल हेड ऑन, सॉरी हार्ड ऑन कह गया, हेड ऑन अप्रोच करते हैं। और वो पीछे कोई मेथडोलॉजी अपने माइंड में रखते नहीं हैं, एज इट वो रहती है उनके माइंड में, बट वो कभी ऐसे बताते नहीं कि मैं ये करने जाता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। तो हम कैसे करें, और उनके पास तो इतना नॉलेज है भाई ऑलरेडी। किसी एज अ बिगनर किसके पास इतना नॉलेज हो कि हम ये कर पाएँ जैसा वो लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो अपन वही सारी चीज़ें देखेंगे और मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा इसमें। नोट टेकिंग भी, कैसे आप किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेन टेस्ट को अप्रोच करोगे बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है। बट मैं ये मान के कतई नहीं चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें नहीं आती हैं, मैं ये मान के चलूँगा कि आपको आना चाहिए, एंड दैट इज़ ऑल। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है, थोड़ा बहुत भी, तो भी आप अपन साथ में काम करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं हैक द बॉक्स से ही स्टार्ट करूँगा और हम अपनी लैब स्टार्ट करते हैं, राइट, ठीक है। तो मैं जो मशीन आज चालू करना, एक्चुअल में ये मेरा पूरा नोट टेकिंग का सिनेरियो रहेगा। मैं एक्चुअल में नोशन पे नोट्स बनाऊँगा, और आप चाहो तो चेरी ट्री पर भी बना सकते हो। मैं नोशन इसीलिए क्योंकि ये मार्कडाउन सपोर्ट करता है, और मार्कडाउन में मेरे लिए थोड़ा सा ईज़ होता है किसी भी चीज़ को करने में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हैक द बॉक्स की जो मैं मशीन करूँगा वो आपकी थोड़ी सी मेथडोलॉजी कैसे बिल्ड करेगी वो बताता हूँ, ठीक है। चलिए, राइट। तो जो मशीन आज हम लेंगे वो मोनिटर्स 2 है। एक्चुअल में मैंने ये मशीन करी भी नहीं है और मैं करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके पहले इस मशीन को कभी अप्रोच नहीं किया है। मैं बिल्कुल रॉ मेंटालिटी से बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि हमें, देखिए एक्चुअल में होता क्या है ना, कि ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने राइटअप नहीं देखे होंगे, ठीक है, जिसने सॉल्यूशंस कभी नहीं देखे होंगे, और होता है ऐसा। तो मैं क्या करूँगा ना, अगर हम पता, मैं आपको ये बताऊँगा कि कब आपको सॉल्यूशन देखना चाहिए, आपको कब सॉल्यूशन देखना है, कब नहीं देखना है, और कि कब आपको गिव अप करके सॉल्यूशन देख लेना चाहिए। और सॉल्यूशन देखना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। इसको बिल्कुल कतई मान के मत चलना, भाई कोई चीज़ हमें आती नहीं है तो हमें सपने नहीं हो रहे हैं कि भैया ये ऐसे होगा, ठीक है। तो बिल्कुल कतई ऐसा मान के मत चलो, और चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भाई कि मशीन आपने कैसे एकदम से ये वाली उठा ली। तो मैं बस खाली अभी एक मेथडोलॉजी बिल्ड करने के लिए मशीन उठा रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि वो मशीन में क्या है क्या नहीं है। हमें कुछ भी आ सकता है ना रियल लाइफ में, तो इतना सोच के नहीं चलना। चलिए देखें मशीन को पिंग कर पा रहे हैं क्या। राइट, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। हम कनेक्टेड तो हैं। ठीक है, मशीन हमसे पिंग हो रही है।
अब करूँगा क्या नाम है, मैं यहाँ पर दो चीज़ों का एक वो रखूँगा ब्यौरा। एक तो वॉक थ्रूज होंगे जिसमें मैं एक स्पेसिफिक पेज बना दूँगा, इसका नाम होगा मॉनिटर्स 2। ठीक है, ये बन गया मशीन। ऐड टू हैक द बॉक्स, वॉक थ्रूज। ठीक है, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ और बनाऊंगा मैं, यहाँ पे जो अनटाइटल्ड लिखा हुआ है ना, ये इसको मैं लिखूँगा चेकलिस्ट। अब ये जो चेकलिस्ट होगी ना, ये एक तरीके से आपकी मदद करेगी आपको बताने में। और ये चेकलिस्ट ये वो चीज़ है जो समय समय पर आपका एक्सपीरियंस भी दर्शाएगी। ये आपका दर्पण होगा एक्सपीरियंस का। ठीक है, कि जब भी आपको कोई नई चीज़ मिलेगी आप इस चेकलिस्ट में उसको ऐड करोगे। ठीक है, और आप इस चेकलिस्ट के हिसाब से ही चलोगे और आप उसको देख के बताओगे कि भैया मैं कोई भी चीज़ अगर करूँगा तो इस चेकलिस्ट को फॉलो करके ही करूँगा, और थोड़ा बहुत अपने हाथ पैर भी मारूँगा। और अगर फिर मैं वहाँ पे फेल हो जाता हूँ तो फिर मैं वॉक थ्रू देखूँगा, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है वो मेरा ये एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो मॉनिटर्स 2 पे चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, एम्प्टी पेज बनाऊंगा मैं, और मैं इसको जब पिंग कर पा रहा हूँ तो मेरी सबसे पहली मेथडोलॉजी होती है ना, मैं दो काम करता हूँ। अब मैं क्या कर मैंने एक खुद का टूल बना रखा है जिससे मैं स्कैनिंग करता हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है कोई बात नहीं, पहले तो मैं बनाना भी सिखा दूँगा। और दूसरी बात, रस स्कैन का यूज़ कर लो। ठीक है, रस स्कैन मदद कर देगा आपकी। रस स्कैन नहीं है, सूडो ऐप इंस्टॉल रस स्कैन, बस ख़त्म। ओके, चलो इसमें भी नहीं है, नो डाउट। फास्ट पोर्ट स्कैनर है, बस छोटे में बात करूँ तो फास्ट पोर्ट स्कैनर चाहिए आपको, कि जब तक आपका एक सेकंड में एक डायरेक्टरी भी बनाना चाहूँगा, NVIDIA मॉनिटर्स मॉनिटर 2। ठीक है, इस नाम की डायरेक्टरी बना दो ताकि सारी चीज़ें आपकी एक अलग से उसमें पड़ी रहेंगी। ठीक है, क्या करेंगे, चुपचाप कुछ नहीं किया, इसको लिया निकाल लिया। यहाँ पे नीचे इसका इंस्टॉलेशन का टूल भी लिखा होगा, ये देखो ये लगा रहता है। अच्छे जो टूल क्रिएटर्स होते हैं ना वो हमेशा करते हैं कि आप किसी भी बिगिनर को बता दो कि कैसे टूल इंस्टॉल करना है। ओके, हमें कार को चाहिए पड़ेगा ऑलराइट। तो ठीक है, आप इसको इंस्टॉल करिएगा, मेरे पास समय नहीं है इतना। आप लोग के पास सच में समय नहीं है, तो टाइम कीमती है भाई। ठीक है, तो पाइथन 3 मैंने, ये मेरा टूल है छोटा सा। ठीक है, मैंने कहा TCP चाहिए, और मैं इसको अब मैं क्या करूँगा ना, मैं दो काम कर रहा हूँ यहाँ पर। sudo grc nmap-a। grc काय के लिए भाई, जेनेरिक कलराइजर होता है। ये करेगा ना, ये आपके nmap के आउटपुट को कलर्ड वे में देगा। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना यार प्लीज़, है ना। सॉरी यार, इस चीज़ के लिए सो सॉरी। ये मेरा बेसिक होता है कि भाई तुम पहले टॉप 10,000 पोर्ट जो है तुम्हारे वो स्कैन कर लो आराम से। ठीक है, और इसको मैं बोलूँगा कि भाई तू सारे पोर्ट स्कैन कर, तो जितने भी एक्स्ट्रा पोर्ट्स होंगे ये लेके आ जाएगा, और नॉट बेसिक पोर्ट्स ये लेके आ ही रहा है। तो इसने इतनी जल्दी में लेके आ गया ना, ये तो पता चल गया कि 80 पोर्ट ओपन है। अब भाई देखो, अब पोर्ट 80 की एक चेकलिस्ट बन जानी चाहिए तुम्हारी, समझना बात को मेरी। यहाँ पे एक चेकलिस्ट बना लो और वहाँ पे लिख दो पोर्ट 80। ठीक है, रख लो इसको बना करके। ठीक है, और पोर्ट 80 जो रहेगा ना, ये तुम्हारा सब बताएगा। अब पोर्ट 80 से की जो बेसिक चेकलिस्ट होती है, अब देखो मैं भी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो तुम्हारे दिमाग में ना, उनको सबसे पहले मतलब तुम्हारा कभी तो कोई तो एक्सपीरियंस रहा होगा ना, चलो नहीं भी रहा तो यहाँ सामने देख लो। क्या करो, बेसिक यहाँ लिख लो, क्या क्या करना है, बेसिक ये रहा। ठीक है, क्या क्या करो ये लिखो कि लुक फॉर डायरेक्टरीज ब्रूट फोर्सिंग, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग। ठीक है, क्या है भाई, बिल्कुल बेसिक चलना है अपने को, काम ही नहीं दूसरा, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि सोर्स कोड हमेशा देखो,
ठीक है। सोर्स कोड हमेशा व्यू किया करो। ये ऐसे चलना है अपने को, मतलब अभी अपन ने देखो स्क्रैच से स्टार्ट किया ना सब, तो ऐसे ही चेकलिस्ट बनानी है। जो भी नई चीज़ मिलेगी चुपचाप डाल दो इसमें, ठीक है। लॉगिन, एडमिन, और हाँ एक चीज़ और, जब डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग करो ना तो उसमें एटलीस्ट आप 2 वर्ड लिस्ट का यूज़ करो, ठीक है, 2 वर्ड लिस्ट का, एक के बाद एक। क्योंकि होता क्या है ना कि डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग एक्चुअल में ना ये अंधे में तीर जैसा होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पास, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप PHP चला रहे हो तो लॉगिन डॉट PHP, एडमिन डॉट PHP, सारी चीज़ें आ सकती हैं आपको। तो आपके पास एक अच्छी डायरेक्टरी की लिस्ट होना ज़रूरी है। तो एटलीस्ट 2, कोई सी भी 2 जो आपको लगती हैं कि यार हाँ ये है। मैं बताऊँगा मैं कौन सी यूज़ करता हूँ, और मैं और भी यूज़ करता हूँ, सिर्फ 2 मैंने एटलीस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी जल्दी मिल जाए तो फिर छोड़ दिया करो, 2 पे टिके नहीं रहना। लॉगिन होगी, देखो यहाँ पर ये लेके आ गया, इसको 22 ही मिले, इसको भी केवल 2 ही मिले। अब ये इसका बैनर ग्रैबिंग भी कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि 2 पोर्ट ओपन है, ठीक है। लॉगिन एडमिन, ये जितने भी पेज रहेंगे ना ये सारे देख लो, पेज पर फोकस पहले होना चाहिए, ठीक है। अब भाई अब ये तो यार बेसिक सी चीज़ है, ये सच में मैं नहीं समझता कि यार इसको लिखना चाहिए। इसकी जगह पे मैं ये लिख देता हूँ कि robot.txt देख लिया करो। अब एक्चुअली में होता क्या है ना कि हर डायरेक्टरी में ये robot.txt वगैरह होती हैं, लेकिन फिर भी अलग से देख लिया करो, कभी कभार मिस हो जाता है। तो अब हमें पोर्ट 80 मिला है। अब हाँ, पोर्ट 80 में एक चीज़ और किया करो, इसी के आगे लिख देता हूँ भाई robot.txt, तुम लोग लिखना। nmap का स्क्रिप्ट स्कैनिंग लगा दिया करो, ठीक है। स्क्रिप्ट स्कैनिंग क्या होती है भैया, ये देखो दिखाता हूँ। nmap हाइफन स्क्रिप्ट इक्वल टू http -* सारी स्क्रिप्ट स्कैन करा दो भैया nmap, और पोर्ट दे दो इसको 80, ठीक है। ये रहा तुम्हारा IP, बस चुपचाप लिख दिया। अब ये जो है ना, ये मैं ZSH यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इसीलिए इतना नाटक कर रहा है। यहाँ पे मैं बैश पे शिफ्ट करूँगा ना तो ये अच्छे से काम करेगा। grc nmap -t80। हाँ यार ये थोड़ा सा नाटक करता है ज़्यादा, देखो चल गया चुपचाप, समझ में आ जाता भाई इनकी। तो अब होता क्या है ना कि जब तक ये काम कर रहा है, या अगर जैसे मान लो इतना बड़ा याद नहीं रहे ना, सुनो एक चीज़ और बताता हूँ, इतना बड़ा याद नहीं रहे ना तो एक काम किया करो, हाइफन स्क्रिप्ट। अब जो -SC जो होता है ना, (C), ये एक्चुअल में सारी HTTP की स्क्रिप्ट्स को ही छानता है, ठीक है। बेसिक इसकी डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट जो होती है ना वो HTTP स्क्रिप्ट्स होती हैं। चला दो चुपचाप, ठीक है। बैकग्राउंड में एक बग स्वीट हमेशा ओपन करा करो, और जब भी तुम कोई भी चीज़ को क्या कहते हैं ब्राउज़ कर रहे हो तो बग स्वीट से ही करना है। ये रूल बना लो अपना भाई। तुम ओवरलुक कर दोगे ना कोई चीज़ को तो तुम्हें बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि यार ये चीज़ तो ओवरलुक कर दी थी, अब ये है इसका लॉग है ही नहीं। बग स्वीट सारे लॉग बना के रखेगा तुम्हारे। तुम सोचोगे कि बग स्वीट में कचरा भी भर जाता है भैया, इसको कैसे ठीक करें बताता हूँ वो भी। ब्राउज़र पे जाएंगे अपन, देखना मैं क्या करूँगा, मैं इस पर गया, ठीक है। अभी ये क्या करेगा ना, ये आपको अभी ब्राउज़ करा रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ को, तो आपके पास यहाँ पर एडिशनल ट्रैफिक भी आने लग जाता है। तो एक स्कोप नाम की चीज़ होती है इस पर, ठीक है। तो वो स्कोप क्या करता है ना, स्कोप एक तरीके से ये बताता है आपको कि भैया इसी रेंज में तुमको सारे पैकेट जो है ना वो स्टोर करके रखने हैं, तुम्हारे को इसी का ट्रैफिक रखना है, बाकी सारी चीज़ें जो है ना उनको तुम्हें उनका लॉग नहीं बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ टारगेट पे गया, मैं इसके स्कोप पे गया, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप यहाँ पे IP ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ URL ऐड करना है, डोमेन सब डोमेन ऐड करना है, वो भी बताऊँगा कैसे करते हैं, एक एक करके बताऊँगा, देखते जाओ। और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई अब जो मैंने अभी येस किया ना, जो पॉपअप बॉक्स जिन्हें नहीं देख पाया हो, वो यही चीज़ होती है कि भैया मैं आउट ऑफ द प्रॉक्सी डिसेबल कर रहा हूँ। देखो आउट ऑफ स्कोप प्रॉक्सी में डिसेबल कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे गूगल भी लॉगिन करूँ ना, जैसे गूगल भी ब्राउज़ करूँ, google.com में ब्राउज़ करूँगा ना, यहाँ नहीं आएगा, देखो नहीं आ रहा है। तुम सोचो कि भैया ये जो है ना ये इतना सारा कचरा भी जा रहा है। ये एक्चुअल में फ्रंट एंड की फाइल्स होती हैं, आप इसमें भी फ़िल्टर लगा सकते हो। शो हाइड क्या कर दो, JS JSP PNG CSS, ये वाली फाइल्स हाइड करनी है, अप्लाई, हो गया कचरा साफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैक्टाई मिला,
ठीक है, क्या करो, वर्जन स्कैनिंग सबसे पहले करो। ठीक है, वर्जन स्कैनिंग सबसे पहले करो, जो कोई भी सॉफ्टवेयर मिले इसको भी अपने उसमें रख लो। ठीक है, इसको भी उसमें यहाँ पे रख लो कि डू वर्जन स्कैनिंग। ठीक है, फॉर एनी सर्विस यू फाइंड। आप कोई भी चीज़, अब ये मैं इंग्लिश में नोट्स बना रहा हूँ क्योंकि अब यार अब हिंदी में मेरे पे इतना मतलब वो बनता नहीं है यार ऐसा लिख के, धीमे धीमे सीख रहा हूँ आचार्य भगवान की कृपा से। तो ऐसा होता है ना कि ये जो वर्जन स्कैनिंग होती है ना, वो आप देख के चला करो, और ये करना ही करना है क्योंकि ये आपका ना ये बहुत सारा टाइम बचा देगा आपका। आप किसी भी और हाँ, आप किसी भी तरीके से उसमें नहीं फंसोगे कि यार इसमें से कैसे एक्सप्लॉइट ढूंढूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो कुछ नहीं करना है, इसी में जाकर के वर्जन सॉरी माय बैड, कॉपी किया। ठीक है, क्या काय का वर्जन स्कैन करना है भैया, द कैक्टाई ग्रुप। अब कुछ नहीं, अब तो भाई गूगल अपना दोस्त होता है। ठीक है, कैक्टाई ग्रुप इतना ही लिख दो बस। ठीक है, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, बस इतना लिखना है। देखो आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब मैंने एक्सप्लॉइट कुछ भी सर्च नहीं किया था, अब मैं एक्सप्लॉइट सर्च कर रहा हूँ कि हाँ भाई अब समझ में आ रहा है कि क्या एक्सप्लॉइट है। अभी भाई साइन आउट ही रहने दें अभी थोड़ी देर। देखो उसने खुद दिया। अब 1.2.2 देखो एग्जैक्ट एक्सप्लॉइट आया अपने पास, आया नहीं आया। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये पाइथन पे एक्सप्लॉइट बना है। अब खास बात क्या होती है ना किसी भी पेनिट्रेशन टेस्टर की, आप आंख बंद करके कुछ भी मत चला दिया करो, आप उसको चेक किया करो कि वो चल क्या रहा है। नो डाउट आपको पाइथन नहीं आती है, लेकिन आपको इंग्लिश तो आती है ना। पाइथन एक्चुअल में सबसे ईजी लैंग्वेज में से आती है जो प्लेन इंग्लिश का यूज़ करती है। थोड़ी बहुत भी इंग्लिश अगर आपको आती है तो आपको पाइथन आती है। अब यार अब ये थोड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, अपन हिंदी में प्रोग्रामिंग अभी नहीं कर सकते हैं तो मैं एक सीरीज़ अलग से बनाऊंगा इसकी पाइथन की, कि भाई पाइथन स्क्रैच से मैं सिखाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। लेकिन अभी ध्यान देखो इस पर। ठीक है, अपन पाइथन के एक्सप्लॉइट्स भी लिखेंगे, पाइथन के एक्सप्लॉइट्स को पढ़ेंगे भी, क्या कर रहे हैं वो भी करेंगे, और उनको मैनुअल भी करेंगे। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें आगे आगे फ्यूचर में होती जाएंगी, लेकिन अभी पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। चलो देखते हैं क्या करता है गेट आर्ग्यूमेंट्स। अब ये जो गेट आर्ग्यूमेंट फंक्शन होता है ना, ये क्या कर रहा है ना, ये जैसे अपन लोग जैसे एन मैप से बोलते हैं ना, एन मैप -a-sv, तो ये जो आप फ्लैग्स लगाते हो ना, ये जो फ्लैग्स होते हैं, ठीक है, अब ये होते हैं फ्लैग्स। फ्लैग्स का अर्थ होता है कि आप क्या क्या मोड्स उसमें देना चाहते हो। और 10.10.11.211 ये आपने आईपी दिया, तो ये आईपी एक तरीके से आर्ग्यूमेंट हुआ। ठीक है, ये भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं कि वो आपको ये बताते हैं कि भाई मेरा जो पर्टिकुलर टूल या मेरा जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो मैं इन सेटिंग्स के साथ चलाना चाहता हूँ, तो इसलिए आर्ग्यूमेंट यूज़ होते हैं कि भाई मेरा आईपी ये है, मेरा पोर्ट ये है, मैं इस पर एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ। तो आप वो कैसे बताओगे सॉफ्टवेयर को, वो तो नहीं समझता, तो आप उसको बताते हो कि भाई जी मेरा ये वाला काम है और मैं ऐसे करना चाहता हूँ। तो वो यही बता रहा है कि भाई इतना जो कोड का पीस है वो यही बता रहा है कि आप आर्गूमेंट लोगे कैसे लोगे। देखो जैसे -u से URL देना है, और -l होस्ट देना आपको, -l पोर्ट आपका जो लोकल पोर्ट है। मेरे हिसाब से वो अपन को ये रिवर्स शेल डायरेक्ट देगा। RCE का कोड है शायद ये, क्योंकि आगे पढ़ते हैं। अब चेक वल्न, अब जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये वल्नरेबिलिटी को चेक करेगा पहले, क्योंकि सिंस आपने तो लॉन्च कर दिया इस टूल को, लेकिन आपको नहीं पता ना कि वो वल्नरेबिलिटी उसमें लाई करेगी कि नहीं। ये तो अब ट्राई कर रहे हो। तो ये उसने भाई ने, देखो वो जिस भी भाई ने ये बनाया है कितना अच्छा बनाया, फ्रेड भाई ने, कि उसने पहले वो चेक करेगा, मतलब एकदम से पेलोड पास करने से पहले वो चेक करेगा कि ये वल्नरेबल है कि नहीं। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट पेलोड डाल दोगे ना, तो अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो में हो तो EDR या फायरवॉल्स जो होती है ना, अभी बताऊंगा क्या होता है EDR वगैरह, या फिर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है, या इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होते हैं, या फायरवॉल्स होती हैं, ये इन तीनों के बीच का डिफरेंस भी बता दूंगा बाद में। तो ये पकड़ ना लें आपको, ये ना समझ जाए कि भाई कोई अटैक करने का ट्राई कर रहा है, आप तो फंस जाओगे। और अगर आप एक बार फंस गए तो हो सकता है आप पे कार्रवाई हो, करियर भी ख़त्म हो सकता है। तो छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये पहले चेक कर रहा है कि वल्नरेबिलिटी है कि नहीं। अगर है, देखो यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू यूज दिस सर्विस अगर लिखा आ गया, अगर उसमें ये चीज़ नहीं लिखी आई है या फिर ये चीज़ नहीं है, तो फिर आप रिटर्न कर देना ट्रू। ठीक है, कि हाँ भाई वल्नरेबिलिटी है। अब ब्रूट फोर्सिंग, ठीक है, अब ब्रूट फोर्सिंग करेगा भाई। अब अपन लोग को पहले पता करना पड़ेगा कि ये एक्सप्लॉइट कर क्या रहा है।
मतलब एक्सप्लॉइट था किस चीज़ का, किस 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 वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ताकि अपन समझ पाएँ कि ये ब्रूट फोर्सिंग क्यों हो रही है। समझ रहे हो आप बात को? चलो अपन अब पढ़ते हैं थोड़ा सा एक्सप्लॉइट के बारे में, ठीक है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है ना कि लोगों के पास समय होता नहीं है यूजुअली इतना कि वो, ये तो मैं बस बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप अप्रोच करो। कभी कभार लोग आंख बंद करके सीधे चला भी देते हैं। अब ये वेबसाइट सबसे पहले आती है ये अपन इसी पे चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। और आसपास जो नीचे होते हैं ना, वो कुछ सज्जन ब्लॉग भी लिख देते हैं, जैसे देखो टेनेबल ने लिख रखा है, इंटीग्रिटी के भी दिखते हैं, हैक द बॉक्स के भी दिखते हैं एक्चुअल में। अभी 2024 की जेनकिंस की वल्नरेबिलिटी निकली है बिल्डर नाम की मशीन के ऊपर, हैक द बॉक्स में उसको बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा है, आप पढ़ना। वेब एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रिमोट वेब सर्वर इज अफेक्टेड बाय कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे कमांड इंजेक्शन यूज़ हो रहा है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओएस कमांड इंजेक्शन एंड कोड इंजेक्शन? दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। ओएस कमांड इंजेक्शन में आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड देते हो, जैसे हम लिनक्स में एलएस करते हैं या आईडी करते हैं, ये ओएस की कमांड्स होती हैं। जबकि कोड इंजेक्शन एक ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जहाँ पर फॉर एग्जांपल पाइथन का सर्वर चल रहा है, तो आपने पाइथन का ही कोड उसको दे दिया तो उसने वो एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं समझ रहा हूँ आप लोग जानते हो इन चीज़ों को, लेकिन सॉरी, जो नहीं जानते हैं उनके लिए, ठीक है। कैरेक्टराइज, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अलग बनाती हैं झुंड से, ठीक है। लोग पूछेंगे कि क्या होता है, कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे पेनिट्रेशन टेस्टर भी होंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं बताते। कैरेक्टराइज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स रोबस्ट एंड एक्सेसिबल द अवेलेबिलिटी रिजल्ट्स इन रिमोट पीएचपी एजेंट, ठीक है। फाइल विच कैन बी एक्सेस विदाउट ऑथेंटिकेशन। ओके ओके, कितना अच्छा बताया उन्होंने कि वल्नरेबिलिटी जो होती है ना, वो इस पीएचपी फाइल में रिसाइड करती है। और इफ़, अच्छा वो इसीलिए चाहे, वो मेरे हिसाब से यही चीज़ चेक कर रहा है कि अगर ये गेट रिमोट अंडरस्कोर एजेंट डॉट पीएचपी फाइल अगर आपकी ये ऑथराइज है, मतलब आप ब्राउज़ कर पा रहे हो उस चीज़ को, और ये वाले एरर्स नहीं आ रहे हैं, या कोड 403 नहीं आ रहा है, 403 एक्चुअल में फॉरबिडन होता है कि आपको अंदर नहीं जाने जाएगा। अगर आप वो फाइल एक्सेसिबल है तो फिर वो चीज़ वल्नरेबल है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। दिस फाइल कैन बी एक्सेस्ड without authentication. The function retrieves the IP of a client via get client ADDR and resolves this IP address to corresponding hostname by get. ये दो फंक्शंस हैं जिनके थ्रू वो इसके थ्रू IP ले रहा है। मतलब PHP ने कहा तू जाके IP लेके आएगा और तू उस IP का नेम देगा मेरे को DNS का। ये दो फंक्शन दिए। After this is verified by an entry in the polar table exists, where polar table exists if the hostname corresponds to the resolved hostname. Such entry is found. The function that returns true and the client is authorized. Okay, the authorization can be bypassed due to the implementation of get client ADDR function. The function is defined in the file /lib. Okay, ठीक है। and डॉलर सर्वर वेरिएबल्स डिटरमाइन, ये ग्लोबल वेरिएबल होते हैं PHP के। अपन सब सीखेंगे एक एक करके, प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे, सब सीखेंगे, लेकिन अभी टेंशन मत लो, कर ये समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल प्रेम से समझूंगा सारी चीज़ें, मैं वो खुद समझ लूँ पहले थोड़ा सा। फॉरवर्डेड फॉर टारगेट IP दिस इज द फंक्शन गेट्स क्लाइंट ADDR, ठीक है। रनिंग कैरेक्टर, ठीक है। फॉलोइंग कॉल टू गेट, अच्छा देखो यार टाइम होता जाएगा, तुम लोग का नहीं तो मैं तो पढ़ता जाऊँगा, नहीं तो एक काम कर दो, छोटे में समझते हैं, ठीक है। चलो अब देखो समझ में आ गया है कि भाई मेन वल्नरेबिलिटी का की है कमांड इंजेक्शन की, ठीक है। किस लिए आ रही है? रिमोट एजेंट डॉट PHP फाइल से, ठीक है। और ये फाइल बिना ऑथेंटिकेशन के एक्सेस की जा सकती है, ठीक है। इतना समझो, अभी इतना समझो, ठीक है। अब देखो ना, पॉल डेटा इसने यहाँ पर बताया था, अब अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो देखो यहाँ पर भी वो उसी स्पेसिफिक पॉलर टेबल को एग्जिस्ट करने की बता रहा है कि जहाँ पर जिसका एक्सेस करके वो क्या कहते हैं आपको होस्टिंग को रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो कुछ वही हो रहा है कि जो वल्नरेबल URL है उसका एक्शन है कि वो पॉल डेटा और पॉलर ID 1 और होस्ट ID, एक सेकंड ये N क्यों कर रहा है, अच्छा ओके ठीक है, एंड लोकल डेटा IDs N2, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड RRD नेम, ठीक है। पोलिंग टाइम अपना ब्रूट फोर्स सक्सेस, ओके ठीक है ओके ठीक है। क्या अब ये फंक्शन ब्रूट फोर्स कर रहा है ताकि वो ये होस्ट ID को चेक कर सके, लेकिन ये होस्ट ID चेक क्यों करना चाहता है? मतलब ये आइडोर की वल्नरेबिलिटी है क्या एक तरह से, कि होस्ट ID अगर वो चेक कर रहा है, अच्छा देखो ना लूप 2 बार चल रहा है, यानी 1 से 5 बार में और 1 बार 10 बार में, ऑलराइट। तो पहले ये क्या करेगा ना, आई थिंक होस्ट ID को चेक करेगा और फिर लोकल डेटा IDs चेक करेगा एक एक करके,
और ये पहले लूप को 5 बार चला रहा है और दूसरे लूप को 10 बार चला रहा है, यानी कि 5 × 10 50 टाइम्स ये पूरा लूप चल रहा है, यानी O(n²) की इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। ये मैं बताऊंगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ा माइंड में एक्चुअली में बैकग्राउंड में चलता है, तो सॉरी। ओके, फंक्शन आई थिंक इंजेक्ट रिक्वेस्ट, अब ये रिक्वेस्ट इंजेक्ट करेगा, ठीक है। अब वो यहाँ पर मेरे हिसाब से अब वो कोड कहाँ इंजेक्ट कर रहा है, डिवाइस शेल पेलोड यहाँ जा रहा है आपका, पेलोड एनकोडेड, ओके यहाँ जा रहा है आपका पेलोड, ये सिंगल सॉरी इसको क्या बोलते हैं, सेमीकोलन दे करके, ऑल राइट, ओके ठीक है। इसको जब पोलर आईडी मिल जाएगी फिर ये आपके पेलोड को एनकोड करेगा पहले। अब ये पेलोड कैसे एनकोड कर रहा है, ये 64 में कर रहा है क्या, और पेलोड आपका यहाँ है, ठीक है, ऑल राइट। चलिए अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको हो क्या रहा है। सॉरी फॉर द डिले गाइस, मैंने इतना लेट समझने में मदद करी, मैं मूर्ख हूँ थोड़ा सा, माफ़ी चाहूँगा, आप क्षमा करिएगा। सबसे पहले ये क्या कर रहा है ना, ये रिमोट एजेंट फाइल के पास जा रहा है, ठीक है। अब ये इस रिमोट एजेंट फाइल को अगर एक्सेस कर पाता है तो फिर वो आगे बढ़ता है, नहीं तो आपको बता देता है कि नहीं भाई ये वल्नरेबल नहीं है, ठीक है, या टारगेट इज़ नॉट वल्नरेबल लिख देता है वो। अगर वो कर पा रहा है इसको एक्सेस तो फिर वो इसके बाद यूज़र और होस्ट आईडी और लोकल आईडी को ब्रूट फोर्स करना स्टार्ट करेगा। अब वो इन दोनों को ब्रूट फोर्स करके जो आईडी हैं, अगर उसको ये खाली टेक्स्ट नहीं मिलता है तो वो आईडी को अपने पास स्टोर कर लेगा। अगर आईडी होगी तो ये खाली टेक्स्ट नहीं मिलेगा, और अगर नहीं होगी तो फिर आपको ये खाली लिस्ट मिलेगी। तो वो इन आईडीज़ को रख रहा है, ठीक है, ब्रूट फोर्स सक्सेस बोल देगा वो, और इन आईडीज़ को रिटर्न कर देगा, N और N2 की आईडी को, ठीक है, कर दिया उसने रिटर्न। अगर ये ब्रूट फोर्स नहीं हो पाता तो यहाँ पर नीचे लिख देता है कि ब्रूट फोर्स फेल्ड। लेकिन अगर वो भी हो जाता है तो फिर ये क्या करेगा, ये उस URL के रिमोट एजेंट PHP पर जाएगा, ठीक है, उसमें हेडर डालेगा, लोकल होस्ट का हेडर एक्स फॉरवर्डेड फॉर, ताकि मेरे हिसाब से शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये एक बेसिक सा बाईपास हो, कि ताकि जैसे ये 403 फॉरबिडन बाईपास को करने के लिए एक तरीका ये भी होता है कि आप इसको बोल दो कि भैया मैं तो लोकल होस्ट हूँ, मेरे को तो अंदर आ जाने दो, मतलब मैं तो घर का आदमी हूँ, कि मैं तो होम एड्रेस का हूँ। तो अगर इस चीज़ को भी कर, मतलब छोटा सा फीबल सा अटैम्प्ट है ताकि ये 403 बाईपास कर सके, फिर उसके बाद वो वल्नरेबल बता देगा टारगेट को, और ब्रूट फोर्स कर दिया उसने होस्ट आईडी और लोकल आईडी को, और ब्रूट फोर्स करने के बाद उसने अपना आईपी और अपना पोर्ट ले लिया जो अपन ने दिए थे, फिर उसने अपना पेलोड लिया और यहाँ पर एक रिवर्स शेल फंक्शन को जो था उसको कॉल करा दिया। उसने बोल दिया कि भाई ये जो मेरे को आईडी मिली है जो ब्रूट फोर्स करने के बाद, आप कृपया कर उन आईडीज़ को यहाँ एंटर कर दीजिए, और ये जो पेलोड होगा आप यहाँ बीच में ही पेलोड फंसा दीजिए, ठीक है। अपने को समझ में आ गया इतना। अब पेलोड एनकोडेड जो है ना वो शायद इसको URL एनकोड कर रहा है, शायद, क्या मतलब, हाँ URL एनकोड कर रहा है आई थिंक। तो ये पूरा काम हो रहा है। अभी हम इसका कोड चलाते हैं, फिर हम एक बार इसको मैनुअल भी करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको डाउनलोड करके रख लेते हैं। देखो वो अब ये जो भाई बता रहा है कि ये दिस फाइल कैन हार्म योर कंप्यूटर, वो इसीलिए बता रहा है क्योंकि इसके अंदर में जो कोड लिखा हुआ है वो कोड के हैश को ये जो क्रोमियम ब्राउज़र होता है वो अपने डेटाबेस से वो करता है, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस चेक करता है। और अगर और वैसा ही कुछ हैश मैच कर गया होगा शायद इसके मेलवेयर डेटाबेस से, तो इस कारण से उसने मना कर दिया कि भाई आपको रखना है क्या तो आप रख लो अपनी रिस्क पर, वरना मैं तो नहीं रखने दूंगा। हमने कहा भाई रख लेने दो, ठीक है। फाइल हमारी कहाँ जाएगी, ओके देखो इसने स्कैन करके दे दिया और इसको सिर्फ इतना ही मिला HTTP टाइपिंग। नो वरीज़ कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड्स पे गए और CV जो है हमारी ये इसको यहाँ लेकर आ गए, ठीक है। Python 3 CV और -h करेंगे क्योंकि देखो उसने एक क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स का मैनेजर बना रखा था, -h करेंगे तो हेल्प दे देगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे -u इस, और हम बैकग्राउंड में अपना एक वो खोल करके रख लिया, राइट। अब होता क्या है ना कि आप इसको दो तरीके से ऑन कर सकते हो। एक होता है NC-NLVP जो मैंने बताया, एक होता है आप RL रैप का यूज़ कर लो, ठीक है।
RLF क्या करता है ना, आपको थोड़ा सा स्टेबल देता है शेल। अगर आप कंट्रोल सी दबा दो कभी गलती से, या फिर आप क्या कहते हैं एरो कीज़ का यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि एरो कीज़ जब आप यूज़ करोगे ना तो आपको वो एज आ इनपुट लेगा एक कीबोर्ड का, और उसमें जिब्रिश वैल्यू देने लगेगा। मैं बताऊँगा अभी। तो आप RLF का भी यूज़ कर सकते हो। अगर दोनों ही यूज़ नहीं करने हैं, आपको सिर्फ नॉर्मल लेंस ही चलाना है, मतलब RLF यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल लेंस ही चलाना है, तो आपके पास एक तरीका और होता है शेल को स्टेबल करने का, वो भी मैं बता रहा हूँ अभी। देखो मैंने RLF का यूज़ नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले आई को डिफाइन करूँ 211, ठीक है। और मेरा IP जो रहेगा -L होस्ट, मेरा IP जो रहेगा वो रहेगा 10.10.14.7 10.10.14.7 और -L पोर्ट मेरा रहेगा 443। अब मैंने 443 क्यों चुना, आप टॉप 10 पोर्ट्स यूज़ किया करो, ठीक है, जैसे 21, 22, 23, 25, 443, 80 ऐसे पोर्ट्स पर लिया करो शेल, क्योंकि ये पोर्ट्स एक्चुअली यूजुअली जो होते हैं ना, ये फायरवॉल से ब्लॉक नहीं होते हैं, कि मतलब जो रिवर्स शेल आएगा आपके पास वो एक्चुअली में फायरवॉल से ब्लॉक नहीं करेगा, फायरवॉल उसको ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि ये पोर्ट्स यूजुअली अलाउ रहते हैं फायरवॉल के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको ये कोड डिफाइन किया और मैं आगे आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो उसने कहा टारगेट वल्नरेबल है और उसने ब्रूट फोर्सिंग करना स्टार्ट कर दिया, और अब देखो ब्रूट फोर्स सक्सेस भी हो गया और हमें रिवर्स शेल आ गया, देखो आ गया। अब आप ध्यान दिए देना रहेगा आपको कि अभी ये जो हमें वल्नरेबिलिटी आई और इसका जो रिवर्स शेल था ना वो लिनक्स के लिए था। अगर कभी आपको ये चीज़ विंडोज़ पे चलती मिले तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप विंडोज़ के लिए चेंज करोगे तो आप चले जाना revshells.com पे, ये एक अच्छा यूटिलिटी है। अगर आपको कभी अपना रिवर्स शेल भी बनाना हुआ तो इस पर गए आपने अपना IP दिया, जैसे मेरा था 10.10.14.7 और यहाँ पर दे दिया 443 मेरा पोर्ट, ठीक है। तो अगर जैसे हमें बैश का वो चाहिए होता है तो हम यहाँ ऐसा लिख देते हैं, बैश का शेल लिख देते हैं, ठीक है। मतलब कोई सा भी अगर हमें शेल चाहिए होता है, ये तो जैसे ये वाला शेल शायद इसने भाई ने यूज़ किया था, बैश -C वाला यूज़ किया इसने, ऑलराइट, नो वरीज नो वरीज। मैं ये पूरा शेल भी बताऊंगा कि ये कैसे बनता है और इसको आप मैनुअली कैसे कर सकते हो। अरे बहुत सिंपल सी कमांड है यार, आपने बैश को बोला कि भैया ये वाली मेरी कमांड एग्जीक्यूट कर दो, और ये जो कमांड है मैं इसको भी बताऊंगा कि ये क्या होता है। एक्चुअल में होता क्या है ना कि लिनक्स हर एक चीज़ को एज आ फाइल ट्रीट करता है, इवन आपकी डायरेक्टरीज़ को, आपकी हार्ड ड्राइव्स को, आपका हार्डवेयर जो है उसको भी एज अ फाइल ट्रीट करेगा लिनक्स। तो ये कुछ चीज़ है, एक सेकंड ना पहले मैं ये बता दूँ। हाँ, आप पावर शेल का बेस 64 वाला लेना, ठीक है। जब आप विंडोज़ के लिए एक्सप्लोर कर रहे होगे तो आप इसको कॉपी करोगे, ऐसा यहाँ पे कॉपी बटन दबा करके, तो जहाँ पर ये जो शेल आ रहा है ना, यहाँ पे आप पावर शेल का शेल दे दीजिएगा, तो आपको उसका शेल मिल जाएगा विंडोज़ का। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना इस पर भी पड़ता है कि भाई आँख बंद करके मैं चलाऊँ ना एक्सप्लॉइट को, एंड आई शुड हैव माई ब्रेन ऑफ माई ओन, ठीक है। तो चलो हमें शेल मिल चुका है, ठीक है। अब पहले सबसे पहले जो काम होता है ना, अब देखो अब मैं लिनक्स प्रीवियस भी बताता जाऊँगा पैरेलल में, जो भी शेल मिलेगा अपन उसका प्रीवियस सीखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई हवा बना लिया दिमाग में कि प्रीवियस नहीं सीख सकते, या बड़ी चीज़ें ये तो बाद में करेंगे। तो ठीक है, क्या करो, सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है ना, देखो अब अपन ने वर्जन स्कैनिंग जब करी किसी सर्विस की तो उसकी वल्नरेबिलिटी अपन को मिली, ठीक है। इस चेकलिस्ट की इस वाली चीज़ से मिला अपने को, मिला नहीं मिला, ठीक है। तो ये चेकलिस्ट आपके इसलिए काम आती है। अब हम एक चेकलिस्ट और बनाते हैं छोटी सी, ठीक है। उसका नाम लिख देंगे लिनक्स प्रीवेस्क। आपको इन्हीं चेकलिस्ट के थ्रू चलना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज हो, चलो नहीं भी हो, नो वरीज़, और आपको थोड़ा सा भी कुछ वो रहे कि भाई लिनक्स का प्रीवियस कैसे करते हैं, तो मैं बताता हूँ। अगर इतना सा भी नॉलेज है तो आपको पता होगा लिनक्स एटलीस्ट इन्वायरमेंट का, कि हम बेसिक चीज़ें क्या चेक कर सकते हैं। अब देखो, अब हम जिस जगह पर लैंड हुए हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये देखना पड़ेगा कि व्हेन यू लैंड ऑन द डायरेक्टरी, चेक किया करो, चेक फॉर इफ इट्स
राइटेबल, हमेशा राइटेबल डायरेक्टरी चेक किया करो। कैसे चेक करोगे मैं बताता हूँ। अब राइटेबल डायरेक्टरी चेक करने का तरीका, TORIES, ठीक है। कैसे चेक करोगे, अब देखो, अब यहाँ पर क्या किया करो ना, एक कमांड मैं दे रहा हूँ, उसको चुपचाप लिख लो। चलो नहीं, एक काम करो, मैं अपने मेन नोट्स को एक्सेस भी नहीं कर रहा, मैं बस ये सर्च कर रहा हूँ, हाउ टू फाइंड राइटेबल, सॉरी गलती से मैंने मान किया, हाउ टू फाइंड राइटेबल डायरेक्टरी लिनक्स प्रीवेस्क, और ठीक है। और मैं ये यहाँ पे एक चीज़ और लिख दूँगा। अब मैं एक आपको रिसोर्स पे ले जा रहा हूँ, ऐसी 1000 रिसोर्स हैं। ले एक्सप्लॉइट नोट्स करके एक है, उसमें लिख देता हूँ मैं लिनक्स प्रीवेस्क। ये मैं इसको थोड़ा सा पसंद करता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लॉइट नोट्स जो होते हैं, जैसे देखो ये प्रीवेस्क जो होते हैं, लिनक्स प्रीवेस्क के टूल्स हो गए हैं, या लिनक्स प्रीवेस्क की, देखो हर कोई बनाता है अपनी, ठीक है। देखो लिनक्स प्रीवेस्क नोट्स होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो ना, ये देखो फाइंड प्रीवेस्क हो गया, या तो आप इनकी चेकलिस्ट को आप रेफ़र किया करो कि भाई इन लोगों ने क्या किया है, क्योंकि आपसे अच्छे अच्छे दिग्गज बैठे हैं, तो हमें मतलब होशियार नहीं बनना है, हमें इन लोग को रेफ़र करना है, ठीक है। देखो जैसे अब मैं जाऊँगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल F करूँगा। अब आपको क्या करना है ना, आपको बिल्कुल बहरा नहीं जाना है, आपको आराम से पढ़ना है इस चीज़ को, भाई क्या क्या कर रहा है वो। देखो इनोवेशन पहले कर रहा है, हर एक चीज़ का जो स्टार्ट होता है ना वो इनम से ही होता है। अगर आपको आपका दुश्मन पता है तो आप उसको अच्छे से टैकल कर दोगे, राइट। चलो राइटेबल पता करते हैं सबसे पहले, राइटेबल ये मिला, ठीक है। तो फाइंड द फाइल दैट इज 777 परमिशन और एग्जीक्यूटेबल और राइटेबल, ठीक है। तो यहाँ मिला, देखो फाइंड राइटेबल फोल्डर्स, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपको अब एक टूल चलता है यार मार्केट में, लिनपीस नाम का, ठीक है। लिनपीस, जब कभी आपको कुछ नहीं मिल रहा हो ना, तो लोग क्या करते हैं, आँख बंद करके लिनपीस चलाते हैं। तो लिनपीस चलाने के लिए उसको कहीं तो डालना पड़ेगा ना बाबू, तो वो राइटेबल डायरेक्टरी ढूंढना होता है, ठीक है। चलो, तो अभी मैं लिनपीस नहीं चलाऊँगा भाई, काम अपन बिल्कुल पहले स्टार्ट ही करते हैं ना यार, कि भाई एकदम से धड़ल्ले से लिनपीस चला देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, पहले मैनुअल करो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अपन ने कमांड लिख ली, ये रही अपनी कमांड, ठीक है, लिख गई अपनी। यहाँ ऐसे नोट्स बना दे तुम, ठीक है, ऐसे बना दे तुमको नोट्स कि भाई राइटेबल डायरेक्टरी जैसे ढूंढ लो, समझ रहे हो बातचीत। कॉपी करा चुपचाप, बस पेस्ट कर दिया। अब मैं बताऊंगा कि ये कर क्या रहा है। मैं बोल रहा हूँ फाइंड करो भाई, एक फाइंड यूटिलिटी होती है लिनक्स में, आपको पता होना चाहिए ये बात। कहाँ फाइंड करोगे आप, पूरी हर जगह में। ये स्लैश होता है ना, इसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी मतलब इसके अंदर से सारी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर खुल होता है। मतलब लिनक्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, फाइल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि मेन फाइल ये हो गया, इसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी, ठीक है। इससे सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, इससे डायरेक्टरी सारी स्टार्ट होंगी, मतलब इससे फिर तुम्हारी होम डायरेक्टरी बन जाएगी, फिर हर एक यूज़र के लिए ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो यूज़ होता है। और एक पहले एक्चुअल में फाइल पॉइंटर्स वगैरह ये सारी चीज़ें बाइनरी ट्रीज़, या फिर बाइनरी तो नहीं, मतलब ये ट्रीज़ पे ही मतलब बनते थे। फिर कैशे मेमोरी भी, मतलब ये सारी चीज़ें जो होती थी वो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर पर बनती थी। तो अब लेकिन सारी चीज़ें हट गई हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तुम लोग जो पूछते हो ना कि ये क्या लिख दिया, सॉरी, हाँ देखो ये चीज़ देखो, अब तुम लोग देख रहे हो कि ये मैं ना एरो कीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये एरो कीज़ यूज़ नहीं हो रही हैं, मतलब मैं प्रीवियस कमांड में वापस जाना चाहता हूँ। और एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करूँगा ना तो मेरा शेल हट जाएगा। इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं अपन नॉन स्टेबल शेल। ये शेल स्टेबल नहीं होता। तो ऐसे टाइम पे ना RL रैप भी यूज़ कर सकते, मदद कर सकता है आपकी। जैसे RL रैप का यूज़ किया मैंने, ठीक है, और फिर मैंने इसको चलाया, ठीक है, अब भी आ जाएगा शेल 2 मिनट में। तो RL रैप ना आपको क्या कहते हैं, एरो कीज़ मतलब आपको एरो कीज़ यूज़ करने बंद करेगा। देखो कितना मतलब अपने आप ही स्टेबल चला है। देखो मैं एरो की यूज़ कर पा रहा हूँ कि नहीं, है ना। मैं कंट्रोल C दबाऊँगा तो मेरा वापस आ जाएगा शेल, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए ना, ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, मैंने तो एक नॉर्मल शेल कर लिया। अब मैं इसको स्टेबल कैसे करूँ कि भाई कंट्रोल C तो बार बार दबाना पड़ेगा ना कभी, मतलब कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो जानबूझ के किल करने पड़ते हैं। तब क्या करूँगा, तो मैं एक तुम लोग को तरीका बता देता हूँ शेल स्टेबल करने का, ठीक है। ये सीख जाओ, अच्छी चीज़ है, काम आएगी तुम्हारे। रुकना एक सेकेंड,
मैंने एक्चुअली में ना मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं, तो मैं उससे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ तुम्हें, क्योंकि यार उसमें मतलब वो कुछ स्टेप्स हैं 2-3, तो यार उसको मेरे को तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा, मतलब बिल्कुल एक एक लिख करके मैं पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा अच्छे से चैन से, ठीक है। सर देखो, ये देखो, हर कोई जानता है भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको टेंशन मत लेना। अगर क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ और, हाँ देखो, ये देखो, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये देखो, स्टेप 1 क्या है, अगर पहले पता करो पाइथन 3 है क्या उसके पास। अगर पाइथन 3 है तो ऐसे यूज़ कर लो। कैसे पता करोगे पाइथन 3? इसीलिए मैं कह रहा था कि लिनक्स की बेसिक्स पढ़ के आया करो। विच पाइथन, तो बता देगा विच पाइथन हो, अगर होगी तो दे देगा, नहीं है चलो उसके पास। विच पाइथन 3, ठीक है। पाइथन 3 भी नहीं है उसके पास, होते तो बता देता, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से इत्मीनान से मैं तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेने दूंगा। अभी टेंशन नहीं लो कि भैया ये क्या कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं ले, इतनी जल्दी क्यों उसको कर दूंगा, सब बताऊंगा। चैन से बैठो, अभी ये काम नहीं कर रहा, ये वाला कमांड करो। स्क्रिप्ट जो बाइनरी होती है ना, वो हमेशा काम होती है, तो जैसे वे स्क्रिप्ट करूँगा ना मैं, तो बताएगा कि USR विन स्क्रिप्ट में पड़ी हुई है। कॉपी किया, ठीक है। उसने बैश दे दिया मेरे को, ठीक है। बैश उसने ला करके दे दिया, बैश का स्पॉन कर दिया शेल, मतलब शेल के अंदर शेल ले लिया अपन ने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, Ctrl+Z करो, क्या करो, Ctrl+Z क्या करेगा, इसको बैकग्राउंड में भेज देगा। भेज दिया बैकग्राउंड में, देखो सस्पेंड कर दी उसने स्टेट। अब क्या करो, अब एक कमांड चला दो, क्या करो, STTY raw-echo-fg। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं अपना जो टर्मिनल है ना TTY, मैं उसको इससे लिंक कर लूँगा, जो मैंने अभी अपना हटाया है। समझना बात को, मतलब जो टर्मिनल मैंने अपना बैकग्राउंड में भेजा है ना, मैं उसको इससे लिंक कर लूँगा, पाइप कर दूँगा, ठीक है। ये देखो दिखाता हूँ, ये चलाया मैंने, एंटर, एक बार और एंटर दबा दो बस, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया शेल स्टेबल, और ये एक्सपोर्ट टर्म इक्वल टू एक्सटर्म इसीलिए क्योंकि ये क्या करेगा ना, ये तुम्हारा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट कर देगा। जैसे मैंने क्लियर, अब मैं क्लियर चलाऊँगा ना, तो क्लियर भी चलेगा, मतलब पहले क्लियर नहीं चलता आपका, वो बोलता कि भाई एक्सटर्म वेरिएबल सेट नहीं है आपका, ठीक है। तो अब मैं Ctrl+C दबाऊँगा ना, तो ये शेल जाएगा नहीं वापस, ये कहलाता है स्टेबल शेल, ध्यान रखो इसका, ठीक है। अब लिनक्स की मेथोडोलॉजी कुछ अगर नहीं पता है भाई, तो चुपचाप किसी की देख लो, है ना। ज़रूरी नहीं कि अपन ने स्क्रैच से सब बनाया है, जिसने बनाया उसके आगे काम अपन कर लो, ठीक है। तो दिखाता हूँ, राइट, तो भाई बोल रहे हैं ऐसे जाओ यार, पढ़ो सीखो, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे इतना टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज़ का, हर आदमी से सीख सकते हैं अपन। तो क्या करो, भाई बोल रहा है कि पहले भैया फाइंड से पहले सारी चीज़ें पता कर लो। अब मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस डायरेक्टरी में पहले तुम लैंड हुए हो ना, पहले उसको देख लो कि उस पर क्या मिला है, ठीक है। ये देखो, अब ये बैकग्राउंड में तुम्हारा कोई सामान चल रहा था, मान लो फॉर एग्जांपल कोई तुम्हारा कुछ सॉफ्टवेयर चल रहा था, तो ये मेरी मेथोडोलॉजी है खुद की, मेरी भी सुन लो यार। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ऑलवेज ट्राई फाइंडिंग सम क्रेडेंशियल्स। अब देखो कैसे क्रेडेंशियल्स, बताता हूँ। लुक फॉर, जैसे अगर PHP है, config.php को देखने लगो, ठीक है। किसको देखने लगो, config.php को। कैसे देखोगे, config.php को देखने लगो, ठीक है। या फिर database.php, मतलब ऐसी फाइल्स, PHP के लिए बता रहा हूँ मैं, तो ये तो मैं ऐसी कुछ फाइल, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल Node.js चल रहा है, तो Node.js की ऐसी कौन सी फाइल्स होती हैं जिनमें डेटाबेसेस की वैल्यू स्टोर होती हैं, यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर होता है। MySQL, अगर MySQL चल रहा है तो, MySQL नहीं चल रहा तो फिर क्या कहते हैं, कुछ और ढूंढ लो, मतलब कुछ ना कुछ ट्राई करके password.txt ढूंढो भाई, कहीं password.txt लिखी है क्या, ठीक है। ऐसी चीज़ें ट्राई किया करो, मतलब घूमो थोड़ा सा। चलो मैं यहाँ देखता हूँ, जैसे यहाँ देखो, मैं ls करूँगा, मैं ग्रैब करूँगा config, क्या मेरे को मिलेगी कोई, चलो नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ पे pass.txt देखो, पास देखो, पास लिख दिया करो, देखो ऑस चेंज पासवर्ड, देखा भाई, देखो मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने इसके पहले कभी नहीं किया ये मशीन, मैं बस खाली जैसा जैसा माइंड में आता जा रहा है, जो मेरी मेथोडोलॉजी है मैं उसको कर रहा हूँ ट्राई, ठीक है।
इतनी बड़ी फाइल है, कैसे करें भाई। अरे हाँ, एक चीज़ और बताने का होता है, जैसे अगर PHP के साथ टैकल कर रहे हो ना, तो एक बार इंक्लूड फोल्डर देख लिया करो, ठीक है। क्या किया करो, चेक फॉर इंक्लूड फोल्डर, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर तुम्हारा काम का सामान होता है। ग्रैब कर करो सामान, ठीक है। देखो दे रहा है, इतने लंबे लंबे हैं। अब तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है तुम्हें। तो यहाँ पे आए थे अपन लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे थे। देखो देखो यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, क्या बता रहा है वो। देखो, रेज मैसेज नो डोमेन पासवर्ड इफ पासवर्ड योर न्यू पासवर्ड डज नॉट मैच। ओके, तो ये पासवर्ड बनाने की भी ट्राई, मतलब ये यूज़र को क्रिएट करने की भी ट्राई कर रहा है, आई थिंक सो। और चेंज पासवर्ड का मेरे को लग रहा है। अच्छा सुनो, अरे सुनो 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 सुनो, सुनो। ये क्या है ना, ये एक्चुअल में है क्या कि ये वो फाइल है जैसे अपन कहते हैं ना फॉरगॉटन पासवर्ड वाली, कि भैया फॉरगॉटन पासवर्ड का जो लॉजिक बैकग्राउंड में जो इम्प्लीमेंट होता है ना, वो इस फाइल में होता है। अच्छा, आप समझ में आ गया। तो मतलब ये काम के नहीं है अभी अपने, ठीक है। तो लेकिन इससे ये पता चलेगा कि इंक्लूड नाम का एक फोल्डर है, ठीक है। देखो देखो इसमें अगर देखो शेल स्टेबल करने के बाद ना अपना वो भी चलता है, क्या बोलते हैं, ऑटो कंप्लीट। अब यहाँ पे config.php ढूंढा करो सबसे पहले, कैट config.php, ठीक है। अगर PHP है तो MySQL होगा ही होगा, मतलब मान के चली लिया करो भाई। नहीं भी हो तो भी दिक्कत नहीं, ढूंढने में क्या जा रहा अपना, समझ रहे हो। config.php में जाओ, देखो ये डेटाबेस का सामान मिलता है। देखो मिला, नहीं मिला, मिला ना, ठीक है, ये मिल गया। ये देखो, इसको कॉपी करो, ठीक है, इसको एज इट इज़ कॉपी करो। ये रहा अपना पासवर्ड, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। ये हाईलाइट हो गया अपना, ये हाईलाइट हो गया अपना, ठीक है। इसको कॉपी करके अपने नोट्स में ऐड कर लो। हाँ भाई, यहाँ पे जाओ। अरे क्या हो गया। हाँ हाँ, एक चीज़ और, मतलब जो भी चीज़ मिली है ना तुम्हें, जो भी चीज़ मिली है ना तुम्हें, क्या कहते हैं वो, उसको उसका कहाँ मिली है वो भी ऐड कर लिया करो, तो भैया यहाँ मिली है हमें, ठीक है। अब यार यहाँ पे मैं ना क्या कहते हैं वेब के नोट से मैं आ मेरे को शेल कैसे मिला, तो शेल की बात की मैं बना के बता दे रहा हूँ। लेना शेल, शेल ये नहीं, शेल रुक जाओ, यहाँ लिख लेने दो, आफ्टर शेल, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अपने को एक फ़ाइल मिली, अपने को एक वो मिली, तो अपन ने उसको चिपका लिया, ठीक है। हाँ, यहाँ छोटा सा नोट लिख दिया, फाउंड द इंक्लूड फोल्डर इन द डायरेक्टरी वी लैंडेड, राइट। और उसके अंदर एक था config.php फाइल, ठीक है। उससे अपने को क्या मिल गया, डेटाबेस के पासवर्ड, यूज़र नेम। और क्या किया करो ना, यूज़र नेम पासवर्ड को कॉपीएबल फॉर्मेट में रख लिया करो, ठीक है। जैसे रूट तो याद रहेगा अपने को, तो इसको तो लिखना नहीं, कैक्टा यूज़र लिख लो, कि मतलब जो ऐसे आड़े तेरे से पासवर्ड होते हैं ना भाई, जो यार जिनको जल्दी से कॉपी कर लिया सीधा उठा करके, ठीक है। क्या करना अपने को, देखो MySQL DB रूट, चुपचाप जाओ, अब जो पासवर्ड मिला है ना उसका यूज़ कर लो, ठीक है। यार मैं इसका एक एलियास बना देता हूँ हमेशा, ताकि मेरे को अगर कभी मतलब परेशान ना होना पड़े सीधा। चलो अब क्या करेंगे, MySQL-u, ठीक है। रूट से सीधा रूट है तो भाई रूट के पास जाओ ना, -p, ठीक है। -p बोलेगा कि भाई पासवर्ड प्रॉम्प्ट करो मेरे को, ठीक है। तो ये चलो नहीं, रूट के थ्रू नहीं करने दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। MySQL-u कैक्टा यूज़र, ठीक है, -p, ठीक है, CACTIUSER। जाने देगा क्या, चलो वो भी नहीं जाने दे रहा है, ठीक है, नहीं जाने दे रहा है।
एप्लीकेशन कैन नॉट कनेक्ट, मेरे हिसाब से माइस्क्वेल चल नहीं रहा है। नो वरीज नो वरीज। अब ऐसा किया करो, सुनो, अब ये जो यूज़र नेम पासवर्ड मिले हैं ना, ज़रूरी नहीं कि यूज़र नेम पासवर्ड उसी के लिए काम आएंगे, बात समझना मेरी। इसको एक काम करने दो पहले मेरे को यार, इसको ज़रा उसमें नए नए टाइप में खोलने दो ताकि मैं दोनों को पैरेलल यूज़ कर सकूँ, ठीक है। जो यूज़र नेम पासवर्ड तुम्हें मिले हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्या कहते हैं उसी लिए काम आए जिसके लिए वो दे रखे हैं, कि माई इसके लिए तो माई इसके लिए चलेगा। एक बार उससे क्या कहते हैं मतलब करके देखा करो कि यार क्या मतलब कहीं और भी अप्लाई हो पा रहा है वो, ठीक है। कैसे करोगे, यहाँ लिख दो। देखो अपन ने स्क्रैच से स्टार्ट किया था, अपनी कितनी अच्छी चेकलिस्ट बनती जा रही है, पहला दिन है आज। अब सोचो, इमेजिन करो अपन हफ्ता भर भी ये काम कर लेंगे तो बाबा OSCP दूर नहीं है ज़्यादा, या OSWE या फिर जो भी तुम लाइव पेन टेस्ट भी करना चाहते हो, तो इन नोट्स ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो। चलो, ऑलवेज चेक फॉर पासवर्ड्स एल्स वेयर, ठीक है। ऑल्सो लाइक, मतलब आप दूसरी जगह भी चेक करो। कहाँ चेक करो, SU करके देख लो, स्विचिंग यूज़र दूसरे यूज़र पे भी अप्लाई करके देख लो वो पासवर्ड, ठीक है। कैसे करोगे अप्लाई, मैं बताता हूँ। SU करा अपन ने सबसे पहले कैक्टा, एक काम करो, पहले LS कर लो कि भाई कौन सा यूज़र है अभी अपने पास, LS/home। हाँ भाई, ये भी अच्छा तरीका होता है, LS/home, ठीक है। वेट अ सेकेंड, LS/home/ क्या बात कर रहा हूँ, बस यूज़र नहीं है क्या। अरे यार, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा देखो, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब भी कभी ऐसी नंबरिंग मिले ना, अब यार ये मेरा एक्सपीरियंस है यार, इसको ऐसे एल्सवेयर मत लेना। अब ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, ये अगर कभी ऐसा आड़ा तिरछा नंबर मिले ना कि www data @ ये सब इमेजिन, अब देखो, अब ये होम भी तो बता रहा है ना अपने को एक तरीके से, मतलब अपने को साइन मिल जाते हैं थोड़े थोड़े कुछ करके कि भाई अपन एक सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में, जैसे अपन लोग डॉकर में ना निकलें, बात समझना मेरी, कि अपन लोग शायद डॉकर में हो, क्या पता, मतलब ऐसा। तो एक सिनेरियो और मिला था मेरे को, एनालिटिक्स करके एक मशीन थी हैक द बॉक्स की, उसमें ये चीज़ आई थी, ठीक है। तो अपने को एक तरीके से ये पता पड़ रहा है कि अपन लोग डॉकर इन्वायरमेंट में, इमेजिन कर, तो ENV करके एक कमांड होती है जो अपने को बता देती है कि अपन डॉकर इन्वायरमेंट में है। तो अपने को, हाँ देखो 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 देखो, मैंने सिर्फ ENV टाइप किया, उसने अपने को इन्वायरमेंट वेरिएबल्स शो कर दिए। अब उन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर अपन चेक कर लेंगे कि भाई क्या कोई डॉकर नाम की फ़ाइल है या ऐसा कुछ चल रहा है क्या बैकग्राउंड में, वार लॉग अपाचे, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, बट क्या बोल सकते हैं। अच्छा, होस्ट नेम इसका ये है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने दो यार अभी इसको, PWD अपाचे लॉग दिया यार ये, ठीक है। देखो, नहीं, अच्छा ये कुछ नहीं है। ओल्ड पासवर्ड var/ww इंक्लूड, ठीक है। तो मतलब मैं अब थोड़ा सा सर्टेन हूँ कि यार ये चीज़ जो है ना, ये क्या कहते हैं एक्चुअल में डॉकर इन्वायरमेंट है, और मैं इसको लिखूँगा अभी अपने नोट्स में, अपन लिखते हैं, ठीक है। कि भाई अब पहले ही दिन में साला डॉकर इन्वायरमेंट दिख गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो दिखे ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। Seems we are in Docker environment due to the fact that there are no users in /home and also there is a random hex value on the होस्ट नेम, राइट, ठीक है। देखो, ओके, ठीक है, ये अपन ने लिख लिया कि भाई लग रहा है कि डॉकर में अपन, ठीक है। अब इसको यार, अब देखो ऐसा होता है ना कि डॉकर से सैंडबॉक्स बाईपासिंग
इतनी भी आसान नहीं होती डॉकर की, तो अपने को क्रेडेंशियल ही ढूंढने पड़ेंगे। क्रेडेंशियल माइनिंग ही अब अपने पास बचता है फिर, ठीक है, मेन तो, या फिर कोई एक्सप्लॉइट हो तो वो देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी लिख लिया करो, ठीक है। चेक फॉर होस्ट नेम मे बी a random value can convey सैंडबॉक्स। और अगर आप सैंडबॉक्स में हो तो क्या करने का, लुक फॉर पासवर्ड। अब यार मेरे को ना पता, ये अब मेरा इंट्यूशन है कि अपन एक बार देखो भाई, अब पासवर्ड, अब क्योंकि मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि मैंने सैंडबॉक्स बाईपासिंग में इतना नहीं काम किया। मैंने पाइथन के सैंडबॉक्स बाईपास करे, जावास्क्रिप्ट करे, और कोई से नहीं करे। और मेन डॉकर तो कभी नहीं किया भाई, डॉकर तो सच में बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा। तो अपने को सिर्फ क्रेडेंशियल ही रहेंगे। तो एक काम करता हूँ मैं, एक बार मेरे को MySQL वापस से लॉगिन करने दो, क्योंकि भाई वही एकमात्र चीज़ है जो अपने को मदद कर पाएगा। CACDIUSER देने दो, कोई दिक्कत नहीं, दे रहा है ना यार, चुपचाप कॉपी कर लो, ठीक है। या फिर ये लिख लो पहले, हाउ टू एक्सेस MySQL। एक सेकेंड, अरे ऐसा हो सकता है ना कि MySQL इस पर चल ही नहीं रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। MySQL डेटाबेस इन डॉकर, सीधा चुपचाप गूगल करते हैं ना। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, अरे एक सेकंड, रुको, अपन ने इसको शायद ढंग से नहीं देखा, रुको। अरे भाई, हाँ देखो ना, ये सेम चीज़, यही एरर जो अपने को आ रहा है, अपने को देखना चाहिए था ये सेम एरर, देखो। होस्ट इज़ रनिंग करेक्टली, होस्ट की बात कर रहा है ये। एक मिनट, अपन वापस चलते हैं अपने नोट्स पे। अब देखो यहाँ पे नोट्स इसीलिए काम आते हैं। ओह शिट, देखो अपन लोकल होस्ट तो नहीं कर पा रहे हैं, या एक काम करो, -h देकर दिखाएं। एक्चुअली में होता क्या है ना कि -h है, जो h जो यूज़ होता है ना, वो एक्चुअली में होस्ट के लिए यूज़ होता है। हो सकता है कि वो लोकल होस्ट को ऐसा हो, मतलब वो -h से लोकल होस्ट वो नहीं कर पा रहा हो, मतलब क्या बोलते हैं अपन उसको, रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हो। देकर देखते हैं CACDIUSER। नोप, एक और होस्ट दिया था ना उसने, -db वाला, और उस पर रूट चल रहा था, ठीक है। तो वो ट्राई करते हैं भाई। देखो ये प्योर इंट्यूशन होती है, प्योर इंट्यूशन, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो कि आप बार बार जाओ, बार बार चीज़ें देखो, बार बार उसको देखो ना। जैसे मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट ट्राई किया -h से। अब तो लोग पूछो कि भाई ये कमांड कहाँ से आई, यार ये थोड़ा सा यार एक्चुअल में वो रहता है, मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो कोई बात नहीं, आपका यहाँ से बन जाएगा, ये भी ट्राई कर लेने दो। नहीं हुआ तो फिर भाई कुछ और देखेंगे। ओ भाई शिट, चलो ठीक है। हाँ मतलब देखो, मतलब बुद्धि देखो तुम भाई, कि मतलब इस बंदे ने कितनी प्यारी लगाई थी कि आपको ढंग से फाइल पढ़नी चाहिए थी, समझ रहे हो बातचीत। क्योंकि यार ये सिर्फ यही बता रहा है आपको कि जो आपका ऑब्जर्वेशन का तरीका वो कैसा है। द होस्ट was different due on the config.php file, ठीक है। change the host and got the shell, ठीक है। अब क्या करो ना, इसको यहाँ पे भी लिखो यहाँ पर, ठीक है। जब भी आप पासवर्ड माइनिंग कर रहे हो है ना MySQL में, यहाँ देखो, यहाँ पे MySQL में मिला था ना अपने को, when checking the config file, also read every detail including where the सर्विस इज रनिंग, ठीक है। कहाँ रन कर रही है भाई, पता तो चले, मतलब थोड़ा उसको भी ध्यान दो आप। और आप ना पता, इसका एक छोटा सा वो बना दो,
कि भाई कि इस वाले में ये सिनेरियो आता है। मतलब क्या करो ना, ये आप उसका एक छोटा सा रेफरेंस यहाँ लिख लो कि भाई ये चीज़ कहाँ से पता चल रही है। मैंने जैसे लिख दिया कि मॉनिटर 2 में मेरे को ये चीज़ मिली थी, और उसको मैं यहाँ से देख लूँगा कि अच्छा ये मिल रहा है, ठीक है। अब अपने को मिल गया। अब अपन ने क्या किया, अब शो डेटाबेस। अब यार ये क्वेरीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो नो वरीज। यहाँ जाओ, गूगल करो चुपचाप, ठीक है। MySQL क्वेरीज, बस चुपचाप गूगल कर लो, है ना। जो भी पहली लिंक है उसको लिख लो भाई। मतलब कुछ भी नहीं आता है तो गूगल आपका साथ। देखो यूज़ DB यूज़ होता है कि DB के लिए यूज़ करना हो, है ना। अब मान लो आपको पता करना हो कि डेटाबेस ही नहीं पता मेरे को क्या होता है, तो लिखो हाउ टू सी डेटाबेस लिस्ट इन MySQL, ठीक है। तो देखो शो डेटाबेस आ गया। आपको गूगल करके करो, फिर नहीं आता तो भाई करेंगे शो। मैंने भी हक दिया DATABASES, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज गाइस। अरे यार गलती कर देता हूँ, ठीक है। चलो आ गया, कैक्टाई आ गया। यूज़ कैक्टाई, जो यूज़र लिख गया। जो यूनिक डेटाबेस होता है ना, उन पर ध्यान दिया करो पहले, ठीक है। देखो लिखा गया यहाँ पे, पहले नन आ रहा था, कैक्टाई लिखा गया। अब शो टेबल्स आ गया। ओ भाई इसके साथ कौन सा काम का है, पासवर्ड ढूंढा करो। सबसे पहली चीज़ जो होती है पासवर्ड ढूंढा करो। सब दुनियादारी अलग करके पासवर्ड ढूंढो, ठीक है। सॉरी, अभी दिख रहा है क्या, अभी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो यूज़र जहाँ देखना यूज़र देखा करो, यूज़र डोमेन्स, यूज़र ऑथ देखा करो, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र ऑथ। भाई ये MySQL की कमांड्स आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। सॉरी माय बैड, मैंने 8 कर दिया। चलो इससे ये पता चल गया तीन रोज हैं। स्टार एक्चुअल में 8 के ऊपर ही होता है ना, तो शिफ्ट शायद दब नहीं पाया इफेक्टिवली। ओके नो वरीज। इसको ऐसे चुपचाप कॉपी कर लो, जो जैसा है चुपचाप कॉपी कर लो। आप चाहते हो कि सिर्फ इतना हिस्सा कॉपी करूँ, नहीं भाई पूरा कॉपी करो, ठीक है। एज इट इज़ पेस्ट करो। अरे यार ये तो बंदा आ गया, जाओ काम करो, इसको थोड़ा और स्ट्रक्चर में ले लो, ठीक है। आगे इस स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत आ जाए, और थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत और थोड़ा और, हाँ अब आ गया, ठीक है। तो इसको जब आप कॉपी करोगे ना, तो ये शायद मेरे हिसाब से नोशन रेंडर कर देगा पूरा। देखता हूँ मैं, करते नहीं करा, नो वरीज। चलो कोई बात नहीं। अब क्या करो, ये हैश मिला है ना, किसका हैश है, मार्कस का, एडमिन का, और मार्कस गेस्ट एडमिन का, ठीक है। एडमिन का नाम है जेमी थॉमसन, ठीक है। मार्कस ब्रूनो। हैश कॉपी कर लिया, चुपचाप कॉपी कर लो, ठीक है। सबको ऐसे लिख लो कॉपीबल फॉर्मेट में। ये इसका हैश है, ठीक है। ये इसका हैश है। गेस्ट होता है भाई, उसका तो पासवर्ड होता नहीं है इसका, तो मैंने गेस्ट कैसे, चुपचाप हैश रख लिए, ठीक है। इसमें इनके नाम भी लिख लिए लास्ट में, तो ये एडमिन का है, यहाँ नाम लिख लिया, मार्कस का है, ठीक है। अब क्या करो बस जितना चाहिए था मिल गया भाई। इसके बाद ज़्यादा जोर नहीं लगाना, ठीक है। खुद अपने सिस्टम पे जाओ, ये रहा अपना सिस्टम ना, पे आओ, एक फाइल बना दो विम हैश की नाम से, ठीक है। जो कॉपी किया था ना, तो पूरा कॉपी करो उसको एज इट इज़, यहाँ लिखो, ठीक है। ये लिखा, ठीक है। अब हैश आईडी नाम की एक चीज़ होती है जो बताती है कि आपके कौन सा हैश है। -m इसीलिए लगाते ताकि पता चल जाए कि हैश कैट से कौन सा मोड से क्रैक होने वाला है। पता चल गया, ग्लोफिश है 3200, मतलब उसने वो मैक्स टू मैक्स वो देता है कि भैया क्या हो सकता है, ठीक है। और बी क्रिप्ट भी आता है 3200 है, ठीक है। अब क्या करो, अब पता भी नहीं है ना, तो जॉन -f वर्ड लिस्ट लगा दो,
नहीं पता भाई, जॉन अपने हिसाब से लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हैश ले भाई, देख ले अपने हिसाब से तू, तो वो पता चला उसको कौन सा था, बताएगा वो अभी कि भैया कौन सा निकला है। मान लो अगर कभी भी दिक्कत हो भैया, ये तो पता ही नहीं चल रहा। अब सिंस हो क्या रहा है ना कि ये मेरा CPU पूरा खाएगा, मेरे पास इतनी ताकत है नहीं, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको अपनी मेन मशीन से क्रैक करूँगा, ठीक है। अब 2 मिनट रुक जाओ यार, मैं वो मेन मशीन से क्रैक करके लाता हूँ ना। चलो बाबू, हैश क्रैक हो गया। ये वही था, क्या नाम है अपना, बी क्रिप्ट या ब्लोफिश, ठीक है। फंकी FUNKY MONKEY फंकी मंकी है, और ये है मार्कस का हैश, ठीक है। इसका हैश मार्कस का, कॉपी कर लो चुपचाप, ठीक है। यहाँ गए, यहाँ लिख दिया मार्कस का हैश जो है ये रहा। अरे यार भाई छोड़, भाई छोड़, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं भाई नहीं, ये रहा फंकी मंकी, किसका हैश है, मार्कस का, ठीक है। कुछ नहीं करो, तुरंत SSH कर लो, पता था ना कि SSH चालू है वहाँ पे, SSH मार्कस @10.10.11.211, ठीक है। पूछेगा कि भैया ऐड करना है क्या है होस्ट में, हाँ भाई कर ले भाई, कर देंगे, ठीक है। पासवर्ड पूछेगा, फंकी मंकी, ये रहा भाई। मिल गया शेल, मिल गया नहीं मिल गया। अब देखो, अब देखो, अब क्या आ रहा है होस्ट का नाम, कितना सुंदर सा। अब यहाँ देखो क्या आ रहा था, यहाँ देखो अंतर, समझा करो, समझ रहे हो, देखो यहाँ पे अंतर लिख लिया करो, कभी भी लगे कि भाई क्या दिक्कत है, अंतर यहाँ पे लगा दो और अपने नोट्स में रख लो, क्योंकि तुम इन्हीं के पास आओगे भाई, कहीं कहाँ ही जग जाओगे, समझ गए। रख लिया करो, तुम्हारे नोट्स से दुनिया को थोड़ा समझाना है, तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो बाबा, देखो फिर अब अपन लोग ऑफिशियल मशीन में हैं, असली वाली, ठीक है। तो अब प्रीवियस में ना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्रीवियस में एक चीज़ और होती है जो देखनी पड़ती है। अब चलो इसका काम हो गया है तो फिर अलग कर लो भाई, ठीक है। गंदा लगता है यार वो देखने में, बस समझे ना। लिनक्स प्रीवियस का एक पार्ट और होता है जो काम का होता है तुम्हारे, मैं जो चेक करता हूँ हर बार, मतलब ये चीज़ मैं भी चेक करता हूँ कि आप ना, अब एक ना थोड़ा सा एक नया वो बना लेने दो, नेटवर्क पे ध्यान दो उसके, fconfig या फिर ipconfig करके देखा करो कि भाई कोई एक स्पेसिफिक अलग दूसरा वो तो नहीं चल रहा है। टू चेक फॉर इंटरफेस ऑफ इंटरनल नेटवर्क, कि भाई एक और नेटवर्क तो नहीं है ना उसके पास, कि फिर भैया नहीं तो हमें टनलिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर जैसे लिसेंसी लिनक्स है तो fconfig करूँगा, ये एक्चुअल में वर्चुअल उसके डॉकर वगैरह के होते हैं, इनको छोड़ दिया करो। ETH0 LO, देखो ये अपने रेंज का IP है जिस पे अपन अटैक कर रहे हैं, बाकी नहीं है कोई सा, ठीक है, यहाँ नहीं है। चलो बढ़िया है, बच गए अपन, बट वहाँ हो सकता है ऐसा। इसको बंद हटा दे रहे थे को, ठीक है, इसका काम हो गया अपना, ठीक है। तो अब ls-al किया, इसमें हमेशा देखा करो कि भैया कोई हिडन डायरेक्टरी तो नहीं पड़ी हुई है, ठीक है। अगर बैश हिस्ट्री डेवनल में नहीं जा रही है तो पक्का रीड किया करो, बैश हिस्ट्री के अंदर तुम्हारा हमेशा पासवर्ड वगैरह मिलते हैं, ठीक है। पासवर्ड कैसे हंट करोगे, ठीक है। अब एक सिनेरियो मेरे को जो मिला था वो कुछ ऐसा था कि अपन ना, जैसे जब भी लिनक्स में
.sh डायरेक्टरी देखा करो, ठीक है। और इसके अंदर जो तुम्हें कीज़ मिले ना, इसमें ID_RSA जब भी मिले तो उसको एक बार रीड किया करो, और उसमें लुक फॉर द यूज़र नेम इट्स फॉर, ठीक है। अगर तुम्हें उसी यूज़र की मिल रही है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर किसी दूसरे यूज़र की मिल जाती है तुम्हें, मान लो फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पर मार्कस हो और तुम्हें मान लो किसी दूसरे यूज़र की, जैसे मैंने अगर यहाँ पे LS होम किया, अगर यहाँ पे कोई दूसरा यूज़र है, यहाँ तो नहीं है, अगर होता और उसकी मिल जाती तो एक तरीके से ये तुम्हारे लिए हिंट होती कि भैया इसके SSH की में उसकी की पड़ी हुई है, तो तुम उसकी की से दूसरे यूज़र को ले लेते। इसको कहते हैं लेटरल एस्केलेशन, ठीक है, कि तुमने लेटरली मूव कर लिया एक यूज़र से दूसरे यूज़र पे जिसके पास पावर हो सकती थी, समझ रहे हो। अब एक चीज़ और होती है जो मैं करता हूँ, वो होती है sudo -l, सिंस हमारे पास पासवर्ड भी है फंकी बंकी, ठीक है, तो FUNKYMONKEY, गलत पासवर्ड डाल दिया, देखो नहीं कर सकते रन। अगर कर सकते होते तो फिर हमें समझ में आता है कि भाई हाँ उसकी पावर से कुछ चलाना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखा करो भाई। ये तुम बोलोगे यार ये लिस्ट तो सारी लंबी होती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करो। एक एक करके चीज़ें चेक करते जाया करो, बात समझ रहे हो, कि ये नहीं मिला ये नहीं मिला, भाई दिखता है वो लंबा, जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हारे पास पासवर्ड नहीं है तो तुम सोचोगे कि sudo -l ना लगाऊं, नहीं भाई लगा लिया करो। ऐसा होता है कभी कभार कि sudo -l ऐसे डायरेक्ट चल जाता है बिना पासवर्ड के, ठीक है, मतलब जब होती है उसके पास परमिशन दिखा देता है, तो पासवर्ड नहीं भी हो तो भी चला दिया करो, ध्यान रखना, ठीक है। अरे हाँ, नेटवर्क में एक चीज़ और, ऑलवेज लुक फॉर द सर्विसेज रनिंग। हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई इंटरनल नेटवर्क ना मिले, लेकिन कोई इंटरनल सर्विस चल रही हो तो, और उसको बाहर निकाल रहा हूँ 10 लिंक के थ्रू, ठीक है, समझना क्या कह रहा हूँ। नेटस्टैट एक टूल होती है, कमांड लाइन यूटिलिटी, जो आपको बताती है कि भैया कौन कौन से चीज़ें चल रही हैं उसके नेटवर्क के इंटरफेस पर। -n l लिस्ट t या TCP UUDP और पोर्ट, नेटस्टैट -NLTUP बताएगा वो क्या चल रहा है। देखो लोकल होस्ट पे 8080 पे कुछ चल रहा है, अब ये शायद मेरे हिसाब से ये वही सर्विस है जो अपन ने बैकग्राउंड में करी थी यूज़, जो जिसका डॉकर अपने पास आया था, ठीक है। हो सकता है गलत भी हो सकता है अपन 357 ये भी एक है, और 53 तो DNS के लिए रहती है तो उसका कोई टेंशन नहीं है। ये है एक, ठीक है। तो अब ऐसा में दो दुविधा बच गई, ये वाली है कि ये वाली है, तो क्या किया करो, इनकी वो कर लिया करो, इसमें NC तो है ही, तो लोकल होस्ट की कर लो, ठीक है, लोकल होस्ट की बैनर ग्रैबिंग कर लो, 8080 चेक कर लो भाई क्या है, ला के देगा वो, नहीं दिया बैनर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे का वो ट्राई कर लो, 37575 35735 ट्राई करते हैं, कुछ भी नहीं ला के दिया। कर्ल कर लिया करो, कर्ल कर लिया करो भाई, कर्ल कर लिया करो। भले मैं तो कह रहा हूँ वो पोर्ट है भी नहीं, क्या कहते हैं उस पर मान लो नहीं चल रही, क्या कहते हैं सर्विस चल रही हो तो भैया वेल एंड गुड, नहीं चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मिला चलता, कुछ मिला कि नहीं मिला, ये मतलब होता है भाई थोड़ा सा तुम्हारे को। अब क्या कर सकते हैं हम, भाई
समझ में ये नहीं आ रहा है कि हाँ, अरे देखो ना यार, ये वही डॉकर की सर्विस चल रही है, कैक्टाई वाली, याद करो अपन ने जिसको अभी देखा था, समझ रहे हो? काम का नहीं है, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। अब क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, काम करो, एक करके सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं जो मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है? चलो इस बहाने तुम लोग को तरीके भी पता चल जाएंगे। अब देखो, लिनक्स कैपेबिलिटीज़ नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है? ACL भी कहलाता है ये, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। गेट कैप, सेट कैप वगैरह जो फंक्शंस होते हैं ना, जो यूटिलिटी, इनके थ्रू करते हो आप। होता क्या है ना कि ACL जो रहता है वो आपको ये बताने के लिए होता है कि भाई अगर मेरे को किसी बंदे को रूट की फ़ाइल रन करानी है, एक स्पेसिफिक फ़ाइल रन करानी है रूट की, लेकिन मुझे उसको रूट ग्रुप का मेंबर नहीं बनाना या उसको वैसा कोई पावर नहीं देनी, तो आप उस पर्टिकुलर फाइल में एक या तो SUID बिट सेट कर देते हो कि वो रूट की परमिशन से चल ले, या आप उसमें एक ACL का वो लगा देते हो कि भाई इसकी जो कैपेबिलिटी है ना वो ये वो ये बंदा रूट की पावर से चला लेगा। तो आप जब किसी यूज़र को वो परमिशंस या वो पावर्स नहीं देना चाहते हो, लेकिन उस पर्टिकुलर काम को कराना चाहते हो एलिवेटेड प्रिविलेज से, तो आप ACL इस्तेमाल करते हो। बहुत लेमन टर्म्स में समझाया ताकि दिक्कत ना हो। तो अगर ऐसी कोई फ़ाइल होगी तो हमें वो गेट कैप से मिल जाएगी, ठीक है? गेट कैप को बोला मैंने, गेट कैप -r/ के भाई तू क्या कर, तू रूट डायरेक्टरी में जा कर के रिकर्सिवली पता कर कि कहाँ पे तेरी को कोई ऐसी फाइल मिलेगी। और हमने एरर को डेव नल में पटक दिया, क्योंकि जब ये बार बार जाएगा और चेक करेगा तो एरर्स आएंगे कि भैया इसको परमिशन नहीं है, तो उनके बीच में अगर कोई ऐसी फाइल होगी तो वो दब जाएगी। तो इसीलिए मेरे को क्लीन आउटपुट चाहिए सारा। देखो ला रहा है वो कुछ, मतलब ये अब तुम्हें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो डिफ़ॉल्ट ऐसी होती हैं, कैप नेट ड्रॉ +EP ट्रेसर रूट के लिए, MTR पैकेट के लिए, पिंग के लिए, लेकिन भैया ये कुछ काम की नहीं है, इनसे क्या उखाड़ लूँगा मैं, पिंग मारूंगा क्या किसी से प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है? गेट कैप कर लिया, देख लिया, उससे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कहीं और तो यूज़ हो सकती है ना, तो उसको लिख लिया करो। अब ये मैं अपने तरीके से लिखता हूँ, आप इसको अपना नोट्स बना सकते हो। समझो बात को, ठीक है? कैपेबिलिटीज़ ले ली, देख ली। अब क्या कर सकते हैं भाई, इसमें भी कुछ नहीं पता चल रहा। हाँ, एक चीज़ और, हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्टिकी बिट सेट हो। स्टिकी बिट समझते हो ना, कि कोई एक ऐसी फाइल जो कि किसी और यूज़र से चल रही है। अब सिंस यहाँ पे दूसरा यूज़र तो है नहीं, अब भी देखा अपन ने, तो रूट ही होगा सीधा। ऐसा करते हैं, फाइंड यूटिलिटी बहुत प्यारी है भाई, बहुत सारा काम कर देती है। / सारा सब में से ढूंढ के दो, -u, मतलब जो यूज़र है ना, यूज़र की स्टिकी बिट सेट है, ठीक है? 2/dev/null, ठीक है? और मैंने क्या दे दिया, -type f, कि भाई फाइल है मेरे पास, एक फ़ाइल ढूंढ के ला कर दो, है क्या ऐसा कुछ? तो मना कर दिया कि भाई नहीं है ऐसा कुछ भी। ओह सॉरी, माय बैड, एक गलती कर दी मैंने, एक सेकेंड, यहाँ पे ना मैं -perm लगाना भूल गया कि परमिशंस इसकी ऐसी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं क्या मिलता है। भाई कुछ आया क्यों नहीं, मतलब डिफ़ॉल्ट रहती हैं कुछ इसमें, gpasswd sudo mount पॉलिसी पोल किट, ओके पॉलिसी किट है इसके पास। अब मेरे पास एक छोटा सा हथियार है
जो मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा, नॉट दैट वन, व्हाट यू थिंक। अब ये एक वल्नरेबिलिटी थी जिसके कारण बहुत सारे जो एक्सप्लॉइट्स थे वो चल पा रहे थे। पोलकिट एक्सप्लॉइट अगर आप सर्च करो, लिनक्स प्रिवेस्क, ठीक है, इतना सर्च कर दो ना आप, ठीक है, तो प्रिविलेज एस्केलेशन विद पोलकिट आ जाएगा, ठीक है। और इसका एक मेरे पास एक्सप्लॉइट पड़ा है जिसको कहते हैं पॉनकिट, ठीक है, मैंने पहले भी सर्च किया, मैंने पहले भी काम किया इस पर। तो ये आपको पढ़ा देगा सब कुछ, पहले तो ये आपको बता देगा कर क्या रहा है ये, ठीक है। तो पोलकिट की एक एक्सप्लॉइट है और ये उसकी बाइनरी है। तो चलो अपन बाइनरी ट्रांसफ़र करना भी सीख लेंगे। मैं क्या करूँगा, मैं अपने मीडिया में जाऊँगा, ठीक है, ठीक है। अगर मेरे पास पोलकिट पड़ा है, चलो मेरे पास पड़ी हुई है, ये जो पॉनकिट बाइनरी है ना वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये रही वो बाइनरी, ठीक है। ये 32 बिट, ये 64 बिट। अब आपको पता करना है कि कौन सा बिट है, तो LS CPU कर लिया करो, ठीक है, इसलिए कहते हो लिनक्स बेसिस ज़रूरी है। x66_84 x86 होता है तो पता चलता है 32 है, _64 बता रहे हैं कि 64 बिट है। 64 बिट का अर्थ होता है कि आपका जो CPU है ना वो एक साथ 64 बिट टैकल कर सकता है, मतलब 64 बिट्स को एक साथ प्रोसेस कर सकता है वो, जबकि 32 बिट वाला एक तो 32 CP। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना एक पाइथन सर्वर खोल दूँगा, ठीक है, पोर्ट 80 पे ये HTTP सर्वर खोल दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बस आपको दिखाने के लिए 10.10.14.7, ठीक है, देखो कुछ ऐसा दिखता है ये, ठीक है, दिखता है ना, तो ये फाइल ट्रांसफ़र में मदद करेगा। अब सिंस अपन अपनी होम डायरेक्टरी में लिख सकते हैं http://10.10.14.7/pon-kit, ठीक है, चुपचाप आ जाएगी ये बाइनरी। यहाँ पे wget का यूज़ कर लिया अपन ने, ठीक है, ये आ गई chmod। अब अपन ट्राई कर रहे हैं ये, अब मेरा क्या बोलते हैं, ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है जो मैंने किया है, तो उससे मेरे को लगता है कि ये एक्सप्लॉइटेबल होना चाहिए। गलत हो तो नो दिक्कत, आगे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखते क्या मिला ना, नहीं चल रहा है। UMI मार्कस ID नहीं चल रहा है ये, नो वरीज, इट वॉज अ गुड ट्रायल। चलो कोई बात नहीं, आगे ट्राई करते हैं। अरे हाँ, एक चीज़ और, हाँ मेरे माइंड से ही निकल गई वो, बताने के कारण मैं सब भूल जाता हूँ यार। एक चीज़ और चेक किया करो, जैसे अभी यहाँ पर चेक किया ना, चेक फॉर पोलकिट एक्सप्लॉइट, ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पर हमेशा चेक करना चाहिए। अब मैं प्रोसेसेस का एक अलग से वो बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, देखो अपना पहला दिन है आज, अपन इतनी सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, ठीक है, अपन ने शेल भी वो स्टेबल करना सीख लिया, समझ रहे हो, धीमे धीमे करके ये लिस्ट बड़ी होगी, तो परेशान नहीं होने का भाई। लिनक्स प्रीवियस कुछ बहुत बड़ा हलू वो नहीं है, और मैं तो मान के चल रहा हूँ आपको नहीं आता है, तब मैं ऐसा सिखा रहा हूँ, समझ रहे हो बातचीत। ये चीज़ें देखो, कोई भी बंदा सिखाएगा ना भाई तो यही ही सिखाएगा, क्योंकि भाई के जो तरीके होते हैं ना लिनक्स के प्रिविलेज एस्केलेशन के, वो बता दूँ क्या होता है। देखो, आपको किसी एलिवेटेड प्रोसेस के ऊपर पिगीबैक करके आपको अपना शेल लेना पड़ेगा, मतलब हमेशा ऑलमोस्ट यही होता है कि जो उबुंटू की ओवरले FS वल्नरेबिलिटी है उसमें भी कुछ ऐसे ही हो रहा था कि भैया जो एलिवेटेड क्या कहते हैं, मतलब एक लोअर प्रिविलेज डायरेक्टरी को एक हाई प्रिविलेज डायरेक्टरी से वो कर रहे थे, वही सेम काम यहाँ हो रहा था पोलकिट वाले में, है ना। पोलकिट में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी एक्चुअली में ना, और जैसे देखो अपन हमेशा वो फाइल्स का चेक करते हैं
क्या बोलते हैं कि किसी में स्टिकी बिट सेट तो नहीं है, ठीक है। अपन ये भी चेक करते हैं भैया कि कोई एक ऐसी फाइल तो नहीं जिसमें क्रेडेंशियल्स हो, तो या तो क्रेडेंशियल्स या फिर बाइनरी एक्सप्लॉइट्स या कस्टम बाइनरी मिल जाएगा या सूडो का परमिशन लेना पड़ेगा। तो या ऐसा होता है कोई स्पेशल परमिशन चल रही होती है किसी प्रिविलेज यूज़र से, तो भाई प्रोसेसेस और नेटवर्क इनके बाहर जाता ही नहीं है लिनक्स का मेन, समझ रहे हो, मोस्ट ऑफ द केस में। बाकी बहुत सारा होता है। PS-AUX प्रोसेस हमेशा चेक किया करो, हमेशा प्रोसेस हमेशा चेक करना है, कभी नहीं छोड़ना प्रोसेस। ये देखो भैया कौन सी प्रोसेस चेक करनी है, तो भाई वो प्रोसेस चेक करो जिसमें रूट चला रहा हो, सिंस हमारे पास कोई दूसरा यूज़र तो है नहीं, नहीं तो वो प्रोसेस चेक करो जो दूसरा यूज़र चला रहा हो, लेटरल एस्केलेशन क्या पता हो, समझ रहे हो। तो रूट की प्रोसेस चेक किया करो हमेशा। अब आपको तो वो प्रोसेस इतनी तरीके से दिखाएगा नहीं, दिखा दे तो वेल एंड गुड। जैसे यहाँ पे देखो रूट की प्रोसेस में चला करने का अपन ऐसे पढ़ते हैं क्या लिखा है। ये देखो ये पॉलिसी किट ये अपन ने जो चलवाई थी, ये देखो उसने इसको चलाया तो सही, बट ये पैच हो गया होगा सर्वर, ठीक है। ऐसे तो कुछ नहीं चलता, देख रहा है अभी काम का। होता क्या है कि यहाँ से नहीं दिखता है। आप क्या करोगे ना, एक चीज़ और बताता हूँ काम की चीज़। PSPY नाम का एक टूल होता है। अब मैं कह रहा था कि भाई टूलों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, लेकिन भाई अभी समझो ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जो आपको रिकॉन में मदद करते हैं। रिकॉन के टूल्स चलाने में दिक्कत नहीं है, OSCP भी मना नहीं करेगा, समझो। ये क्या करेगा ना टूल, ये मैं बताता हूँ ये क्या करेगा। इसको डाल लूँ मैं, हाँ मेरे पास पड़ा है PSPY। PSPY क्या करता है ना, ये जैसे अभी अपन ने PS-AUX चलाया, अपने को प्रोसेस तो देखी, बट अपने को ये नहीं दिखा कि वो प्रोसेस का नाम क्या है, काम क्या कर रही है, मतलब उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिला क्योंकि अपन लो प्रिविलेज पे थे, अपन एडमिन या उस प्रिविलेज से काम नहीं कर रहे थे। तो बिना एडमिन की प्रिविलेज लिए या बिना रूट की प्रिविलेज लिए अपन PSPY के थ्रू देख सकते हैं कि वो प्रोसेस क्या कर रही है, उसका स्पेसिफिक नाम क्या है, ठीक है। चलो वो ट्राई करते हैं। भाई ऐसा क्यों करना है, क्योंकि क्या पता कोई एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही हो जिसका यूज़ करके हमें प्रिविलेज एस्केलेशन करना हो, वो भी बताऊंगा मैं कैसे होता है। अगर इसमें मिला तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो अगले में देखेंगे, ठीक है। अब सिंस हमारा यहाँ पे सर्वर चल ही रहा है तो डाल लेते हैं। मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, इतनी देर में तो लिख भी देता, ठीक है। टाइम लेता थोड़ा सा आने में। भाई फाइल ट्रांसफ़र भी सीख गए हो, कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है चलो, थोड़ा सा सफाई ज़रूरी होती है, ठीक है। चलो देखो अब PSPY है कि नहीं है, $PSPY चलाया, बूम। अब वो प्रोसेस लाना स्टार्ट कर देगा। अब वो थोड़ा सा तुम्हारा टर्मिनल भरता है तो नो वरीज, थोड़ा सा भरने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो खाली प्रोसेस पे ध्यान देना है तो उन पे ध्यान दो। देखो वो अब वो ढंग से ला रहा है प्रोसेस। देखो यहाँ पे जैसे ये अरे UID 0 से, देखो UID 0 से तुम्हारा डॉकर चल रहा है, देखो देखो चलता है, UID 0 से तुम्हारा डॉकर चल रहा है। देखो ये PID जो होती है ना, प्रोसेस ID कहलाती हैं। इनका मतलब होता है कि तुम्हारी ये प्रोसेस का जो यूनिक नंबर होता है, हर प्रोसेस को यूनिक नंबर डिफाइन होता है, तो वो यूनिक नंबर को PID बोलते हैं। और UID का होता है यूज़र ID, ठीक है। UID भी 2 टाइप की होती हैं। EUID होता है एक, ठीक है। EUID होता है जो तुम्हारा क्या कहते हैं इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड का अर्थ होता है कि जो तुम्हें डिफ़ॉल्ट मिलता है उससे क्या कहते हैं इसको, कर्नल से। अब देखो ये PID 1 तक पहुंच गया है। PID 0 तुम्हारा मेरे हिसाब से सिस्टम डी प्रोसेस होता है, जिससे आप रीस्टार्ट जब स्टार्ट करते हो वो प्रोसेस तब स्टार्ट होती है, इसीलिए वो PID 0 नहीं दिखा रहा। PID 0 सिस्टम डी प्रोसेस होता है, इनिट। हाँ देखो ये रहा, मतलब सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, ठीक है।
मतलब कुछ काम का नहीं है प्रोसेस इसमें भी, लिख तो लेते ही हैं लेकिन यहाँ पर भी कि भैया इसको भी चेक किया करो, ठीक है। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं काम, समझे बात की। तो अब ध्यान देना, ठीक है, एक बार देख लो फिर से, लास्ट में मैं एक बार और दिखा दूंगा, नो वरीज। तो अपने को अभी तक कुछ ही नहीं मिला काम का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी बहुत जान बाकी है बाबा। ये तो अपन अभी मैनुअल कर रहे हैं, अभी तो अपन अभी वो विन पीस भी लिन पीस भी चला देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ एक चीज़ और, अरे हाँ बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ भाई, ये भी सुन लो। ये सबसे सबसे ज़्यादा ओवरलुक्ड होता है, ये मैं भी ओवरलुक कर दिया। देखो जैसे क्या करा करो, यू नेम हाइफन आर या यू नेम हाइफन ए, ये तुम्हें तुम्हारे लिनक्स के बारे में जितना भी जानकारी है ना वो सारा देगा, कौन सा डिस्ट्रो यूज़ कर रहा है, कौन सा तुम्हारा वर्जन है उसका, ठीक है। जैसे 5.4.0 हाइफन 147 जिस जेनरिक, ठीक है, तो इस जेनरिक के पास जाओ और इसको चुपचाप एज इट इज़ पेस्ट कर दो यहाँ पर, यहाँ लिख दो एक्सप्लॉइट, ठीक है, और यहाँ आगे लिख दो लिनक्स, बस आ गया। ये क्या पूछ रहा है, 5.9 के पहले का सारा ट्राई कर लो, क्या बुराई, नेटलीफाई लोकल विलेज एक्सप्रेशन, हो सकता है चल जाए, हो सकता है ना चले, क्या बुराई। 32 बिट पे चलाने की कह रहा है, अगर 32 बिट का हो तो। अब अपन देखते हैं क्या यहाँ पे जीसीसी है क्या। अब जीसीसी होता है क्या कहते हैं इसको, कंपाइलर होता है आपका सी का, ठीक है, नहीं है तो पूछो कि भाई बाइनरी अपने यहाँ से कंपाइल करके ले जाओ, जैसे अभी ले गए थे। हाँ ट्राई कर सकते हैं वो, बट ऐसा होता है कि कभी कभार डिफरेंसेस होने के कारण नहीं होती है वो। ट्राई करने में क्या जाता है, वो भी करके देख लेते हैं। देखो आ गया। अब 50135C, अब आप चाहते हो कि भैया मेरे को यहाँ से डाउनलोड नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो एक्सप्लोर डेटाबेस होता है ना, ये आपके पास लोकली भी होता है, ठीक है, ये आपके पास लोकली भी होता है, राइट, सॉरी, ये आपके पास लोकली भी होता है। अब क्या कर सकते हो, सर्च एक्सप्लॉइट कर लो, सर्च एक्सप्लॉइट कर लिया आपने, लिनक्स जैसे देखें नेट फिल्टर सर्च कर लो, कुछ मिला काम का। हाँ देखो ये वही सेम है, ठीक है, इसको कॉपी करो। अब क्या करो, मॉनिटर 2 में चला जाऊँ, जैसे ये मेरा था, तो अपन ने क्या किया, सर्च एक्सप्लॉइट वापस किया इस बार, ठीक है। अब हाइफन एम कर दिया, तो वो सॉरी, और आपने यहाँ पर ये लिख दिया, ये वाला जो था, या सी भी नहीं लगाया, तो वो इस वाली ये यूनिक आईडी होती है हर एक एक्सप्लॉइट की, तो इसको ला करके वो आपके पास पटक देगा। ये देखो था अपने पास, अपने कहाँ डाउनलोड किया, मतलब किया भी, लेकिन उसको कॉपी कहाँ किया यहाँ पर, ठीक है, समझा। तो अब वो भाई ने उसको जीसीसी 32 के लिए करा था -32, क्योंकि उसका 32 बिट में चल रहा था। एक काम करो, अपन दोनों करते हैं, अपन 32 भी कराते हैं, 64 भी कराते हैं, -32 -o exp32, और ये था 501.c, ठीक है, ओके, नो वरीज। इसके पास ये वाली हेडर फाइल नहीं है। ऐसा होता है कि -m उसने, मैंने क्या कहते हैं इसको 32 बिट के लिए बनाया नहीं है। नो वरीज, मतलब बनाया इंसेंस मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, आई एम सॉरी। क्या ही बनाऊंगा मैं अभी के लिए, बाद में शायद। चलो ट्राई करते हैं। आगे अपने पास EXP30 सॉरी, इसको EXP लिख देने दो क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाऊँ बाद में मैं, ठीक है, EXP लिख देने दो, ठीक है।
अब जो पाइथन सर्वर है वो मैं इसको यहाँ खोलूँगा। तो लोग पूछोगे कि भाई इसको उल्टा क्यों नहीं किया, वहाँ क्यों नहीं पहुँचाया, क्योंकि ये इसके ये जो एक्सप्लॉइट है ये इसके उसमें है, क्या बोलते हैं, इसके रेस्पेक्ट में मैं इसको मेन डायरेक्टरी के अंदर पटक दूंगा तो वो उन फाइल्स में आ जाएगा जो फाइल्स काम की होती हैं। बट मैं ऐसा भरना नहीं चाहता उनको अलग से, क्योंकि वो फाइल सबके लिए कॉमन होती है ना, इस कारण से। आ गया chmod +x ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि सिंस अपन ने इसको अपने यहाँ से कंपाइल किया था तो ये पक्का प्रॉब्लम देगा, मतलब पक्का तो नहीं, लेकिन ना दे तो भाई बढ़िया है। नहीं दे रहा, देखो देखो उसको नहीं मिली glibc _2.34, क्योंकि सबका जीसीसी अलग होता है ना, इसके में जीसीसी पढ़ा ही नहीं है, देखो ठीक है। तो नो वरीज कुछ नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख भी लेते हैं अपन कि चेक द वर्जन ऑल्सो, ठीक है, चेक द लिनक्स वर्जन, ठीक है। ये भी नहीं मिला, अब क्या करेंगे, अब डेनपीज नाम की एक चीज़ होती है, जो हैक्ट्रिक्स का मालिक है ना, कार्लोस पोलॉप मार्टिन, यूज़ की है। ये एक स्क्रिप्ट है जो कि क्या बोलते हैं, बंदे ने बनाई थी ताकि वो लिनक्स का इनोवेशन करा सके, ठीक है। तो वो सबसे अच्छा तरीका यही दे दिया उसने, कल -l करा लो, ठीक है। अगर डाउनलोड करना है तो चुपचाप ऐसे डाउनलोड कर लो। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं लिनपीस शायद मेरे पास यहाँ पे पड़ी होगी, भगवान करे पड़ी हो, तो डाउनलोड ना करना पड़े, नहीं है, चलो linpiece.sh, ठीक है। सारा सामान वो यहाँ पटक देगा, ठीक है। ये आ गया linpiece.sh, आ गया नहीं आ गया। अब cp linpiece.sh, क्या अब यहाँ पे खोल दो सर्वर, बहुत मेहनत है, क्यों दो सर्वर क्यों नहीं खोल के रख लेते। हाँ वो भी कर सकते हो, बट रहने से इतना कौन मेहनत करे, ठीक है। जा, ये भी बड़ी स्क्रिप्ट है तो टाइम लेगी, ध्यान रखना। अगर तुम्हारा शेल स्टेबल नहीं है और किसी तरीके से नहीं हो पा रहा है तो मत करना इसको। बैश linpiece.sh चल जाएगी अभी ये, ठीक है। ये चला दो और आराम से बैठ के देखो। तो मैंने चलने दिया था इसको ताकि टाइम खर्चा ना हो, जागरण खोटी करके कोई फ़ायदा नहीं, समझना। तो एक एक करके चीज़ें देखते जाते हैं, देखना ध्यान से। वापस से नीचे स्टार्ट करता हूँ, पासवर्ड मिलेगा इसको, पासवर्ड ढूंढता है आखिरी में, है ना। देखो कहीं पे भी कुछ भी काम का मिलता है तो सेटिंग फाइल, लाल लाल जो बताता है ना, देखा करो भाई, कॉमन सेंस है। अरे हाँ, ये यूज़र हिस्ट्री सबमिट करनी होती है और ये प्रूफ होता है कि आपने मशीन सच में करी है। हर किसी के लिए यूनिक हैश होता है, पता ही होगा यार, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मिल गया। देखो वो भी कैपेबिलिटीज़ को चेक करता है, देखो ध्यान से देखना। जो अपन ने किया भाई कुछ नहीं है, जो अपन ने मैनुअल किया ना उसको ये वो भी करता है, क्या कहते हैं। बस ये है कि अच्छा देखो, ये CVs भी सजेस्ट कर देता है आपको, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सूडो वल्नरेबल भी होता है यार, ये ना पता, ये थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं, ये जो बाइनरीज होती हैं, पता, ये बाइनरीज जो वल्नरेबल होती है ना, ये अपने आप में एक अच्छा बड़ा टॉपिक है, तो अपन सीखेंगे इसको। देखो यूज़र शेयर कैक्टाई, अच्छा ये कुछ है, ये अच्छी चीज़ पता चली, ठीक है। ये रख लेते हैं ना, इसको लिख लो, इसको कहीं लिख लो, कॉपी कर लो उसको, कि भाई ये चीज़ चेक करना। CD monitor 2 vim useful
ठीक है, ये रख लो, काम आएगा तो ले लेंगे, क्या बुराई। जीपीजी कीज रहती है। SSHD कॉन्फ़िग जो होती है ना, इसके अंदर होता है आपका कि कौन कौन SSH कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। रूट को अगर SSH कराना हो तो यस कर देना भाई। वहाँ पे देखो परमिट रूट लॉगिन यस, देखो अब भी बात कर रहे थे वही सेम चीज़ आ गई। तो मतलब ऐसा होता है कि आप अगर मान लो किसी को रूट का पासवर्ड ही पता चल गया तो वो लॉगिन नहीं कर सकता, मतलब रूट से, और नॉर्मल का तो पासवर्ड पता ही नहीं होगा उसको, तो फिर वो कैसे करेगा। तो ये कुछ काउंटर मेजर्स रहते हैं। साइट्स इनेबल्ड, ये एक बहुत काम की चीज़ होती है। ये मैं सोचा था इसको बाद में आऊँ इस पर, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है। होता क्या है ना कि जो अपनी वेबसाइट्स होती हैं ना, वो एक्चुअल में दो तरीके से बाइंड होती हैं, ठीक है। एक ही आईपी पे दो मल्टीपल वेबसाइट बाइंड हो सकती हैं, और मल्टीपल वेबसाइट एक ही आईपी से बाइंड हो सकती हैं। ऐसा होता है, मल्टीपल आईपी पे एक ही वेबसाइट चल रही होती है, ऐसा भी होता है। तो होता क्या है ना कि साइट्स इनेबल्ड आपको बता देता है कि भाई क्या कोई इंटरनली एक और साइट तो नहीं चल रही है, समझना होगा कि कोई एक और साइट तो नहीं चल रही है बैकग्राउंड में, तो उसको देखना ना पड़ जाए हमें। एक सिनेरियो आया था ऐसा, अब वो मैं हैकबॉक्स की मशीन का नाम भूल रहा हूँ, मैं ज़रूर जल्दी बताऊँगा, शायद अगली बार अपन उसी को उठाएं। तो वैसा देखो यहाँ पे 2 यूज़र ने, मैं तो उसने दोनों बताए, उसने सारा वो यूज़र का कच्चा चिट्ठा ला दिया, ग्रुप्स का भी साथ में। सुपर यूज़र कौन सा, सिर्फ रूट है, ठीक है। ये देखो ये भी एक्टिव पोर्ट्स चेक करता है जो अपन ने करे थे भाई। देखो ये भी वही सेम इंटरफेस चेक कर रहा है जो अपन ने करे थे, मतलब जो मैनुअल जो अपन कर सकते हैं ना उसको ये ऑटोमेट कर देता है। तो आप इसको भी ले लो, क्योंकि अपन कभी ना कभी कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप इसका भी यूज़ करो। लेकिन होता क्या है ना कि ये इतना ज़्यादा एकदम से इतना सारा सब कुछ चला देता है ना एक साथ, कि ये नॉइज़ क्रिएट कर देता है। तो नॉइज़ जब क्रिएट होती है ना, तो कोई पता चला तुम्हारा शैली पॉप जो किया था तुमने बड़ी मुश्किल से, उसको हटा दिया गया। समझना बात को, ऐसा होता है भाई। रियल लाइफ अगर आप पेंटेस्ट कर रहे हो तो ऐसा हो जाता है। और रियल लाइफ में भैया इतना नहीं चला पाते तुम, ये लिनपी तो चला ही नहीं पाओगे। बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें क्या कहते हैं, संभल के रहना पड़ता है उस टाइम पे कि तुम डिटेक्ट ना हो जाओ। और डिटेक्ट हुए और मान लो गलत भगवान ना करे तुम इलीगल काम कर रहे हो तो, और ईडीआर या किसी ने पकड़ लिया, बस फिर कल्टी ले लो, मतलब ट्रेसेस हटा लो, मतलब समझ रहे हो आप बात को। ऐसा करा नहीं जाता। और मैं तो भाई किसी हालत में इलीगल काम को वो नहीं करूँगा, क्योंकि तुम चलो मान लो भगवान करे कि तुमने कर भी दिया, भगवान ना करे कि तुमने कर भी दिया कुछ, तो किसी का बुरा तुम करोगे तो भाई एक आदमी से बचोगे, दूसरे से बचोगे, कर्मों से कैसे बचोगे। कर्म एकमात्र ऐसी चीज़ है जो भाई कभी नहीं पीछा छोड़ेगी तुम्हारा। तुमने किसी का बुरा किया है, तुम्हें उसका भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, इस बार नहीं तो अगली बार। जैन सिद्धांत कर्मों पे बहुत मानता है। आचार्य भगवान बोलते हैं जब तक पूरा भोगोगे नहीं तब तक यहाँ से जा नहीं पाओगे। चलो फिर आगे करते हैं। लिनपीस तो यार कुछ नहीं लाया ढंग का, अब क्या करें। देखो अब ये जो चेकलिस्ट थी ये अपन ने स्क्रैच से बनाई थी। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिख दी है कि यहाँ पे मैं सबसे ऊपर लिख देता हूँ ये चीज़ कि नोट व्हेन नथिंग वर्क्स यूज़ लिनपीस, ठीक है। अगर वो भी काम ना करे तो फिर भाई तो अब ऐसा है कि यार मैं मतलब आई एम ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़। मतलब मेरे भी अब तरकीबें ख़त्म होती जा रही हैं। तो ऐसा करते हैं, अब शायद अब राइट अप देखना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है यार, लेकिन एक काम करो, राइट अप देखना ही है तो एक काम करो फिर कुछ प्रिडिक्शन किया करो। ऐसा होता है, देखो मैं क्या करता हूँ ना, मैं आखिरी में भी ना मतलब इतना तो करके चले जाता हूँ कि कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन तो कर ही देते हैं। अब क्या प्रिडिक्शन हो सकता है अपना कि भाई क्या चीज़ चल रही है यहाँ पर, मतलब कि एट द बैक ऑफ द माइंड कुछ तो एटलीस्ट प्रिडिक्ट कर दूँ कि भैया चलो मैं रूट नहीं निकाल पा रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट कुछ ट्राई तो कर लूँ कि भाई जिससे रूट निकल जाए। तो मेरा प्रिडिक्शन ये है, मतलब अकॉर्डिंग टू अभी जितना अपन ने देखा, मेरा प्रेडिक्शन है कि या तो ये, अच्छा हाँ, अरे हाँ सॉरी, एक चीज़ और इसको तो देखा ही नहीं अपन ने। फाइल मुझे कैक्टाई से कुछ लेना देना है इस चीज़ से, मतलब कैक्टाई जो सर्विस चल रही है ना उससे, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं भाई, वही सर्विस है एक।
एक सेकंड, माई स्किल सी डी आर, एक सेकंड, अपन ये चीज़ देख सकते हैं ज़रूर। सी डी माई स्किल बैकअप, इसलिए ये देख लो भाई, ये कुछ काम का हो सकता है। एल कर दिया कॉल एल एस एफ एन एल की जगह पे, वो मेरी आदत में ही बैठ गया साला, एल एस एफ एन एल तो वही बनता है। सी डी वेदर ऐप यही बचा है, कुछ भी नहीं है इनमें। चलो भाई देख लो यार, क्या कर सकते हैं। मेरी भी बुद्धि काम नहीं कर रही, बैल बुद्धि हो गया हूँ मैं भी। क्या नाम है मशीन का? मॉनिटर 2। तो लोग सोच रहे हो कि ये एक्सपर्ट बनेंगे, ये बनेंगे एक्सपर्ट। मैं बताना चाहता हूँ कि भाई फेल होना भी कोई बुरी बात नहीं है भाई। अपन ने तो ट्राई तो किया, अपनी एटलीस्ट चेकलिस्ट तो बन गई एक, ठीक है। जिसको अच्छा हाँ, ये चेकलिस्ट देख लो यार एक बार, मैं इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो जो भी करना है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते रहना, मैं इसको पब्लिक भी कर दूंगा, समझो बात को, मैं इसको पब्लिक भी कर दूंगा, तो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। रख लेना अपने पास एक तो ना। चलो फिर आगे देखते हैं। मॉनिटर्स 2 हैव द बॉक्स राइट अप। एक तो ना यूट्यूब मेरे को लिंक्स एम्बेड करने नहीं था जब तक मैं वेरीफाई नहीं कर लेता खुद को। दिव्यांशु शर्मा 9 महीने पहले। टैकी रेक अच्छा आदमी है, लेकिन क्या बोलते हैं ये, अगर तुम्हारे पास एड ब्लॉकर है तो इसके पास मत जाना, पढ़ने नहीं देगा तुम्हें। देखो मैं बताता हूँ, वो इसलिए मस्त आदमी है भाई। ये आदमी द प्रो है, जो प्रो बोलते हैं ना इसको। लेकिन इसकी जो टेक्निक्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं कभी कभार, ये आपको सीखने तो बहुत देंगी, बट आप एक और राइटअप देखा करो कि क्या किसी ने और तरीके ढूंढ रखे हैं क्या। मतलब सिर्फ एक के पास मत जाया करो, समझना मेरी बात को। देखो ये बस मना ना कर दे एड ब्लॉकर से। चलो पढ़ते हैं आगे। गिटहब किया, ठीक है। पाइथन किया, पाइथन से सर्वर लिया, सर्वर से डेटाबेस रिजर्वेशन किया, इसने 32 हैशकैट से कर लिया, ठीक है। एसएसएस कनेक्शन ले लिया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ये भाई प्रीवियस कब बताएगा। लेट्स गो बैक टू द कंटेनर एंड गेट द प्रीवियस एस्केलेशन टू रन फॉर फाइल्स। ऐसा क्यों किया भाई, समझ में नहीं आया, कुछ छोड़ दिया क्या मैंने। क्या पता क्या कर रहा है, मेरी जेन्युइन समझ में नहीं आया क्या किया इसने। ये अपन कैसे, तो कूल वॉलपेपर है। स्टार वॉर्स का इसने वही सेम काम किया, वही सेम काम किया। ओके, करंट डॉकर वर्जन है। अच्छा डॉकर की वल्नरेबिलिटी, अरे यार नाउ लिन पीस से ही किया इसने। अबे लिन पीस ने तो मेरे को दिया ही नहीं। अबे ये क्या बात हुई भाई, लिन पीस ने मेरे को सच, अरे यार शायद मैंने देखने में गलती कर दी। अरे यार बातों बातों में यही मूर्खता कर दी मैंने। भाई देखो मेरे जैसे काम मत करना, मैंने कर दिया। डॉकर की वल्नरेबिलिटी मैंने छोड़ दिया, 2021 की वल्नरेबिलिटी थी। मतलब ये गिटहब का अंकल जैक का एक्सप्लॉइट है। तब चला दो poc.sh, ठीक है ठीक है। अच्छा इसमें भी ओवरले की वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। कम ऑन मैन, इतनी बड़ी गलती करी अपन ने। थोड़ा सा ढंग से देखते ना अपन लोग, पढ़ते थे अगर अच्छे से तो अपने को लिन पीस ही सब बता देता, अपन को राइटअप देखना ही नहीं पड़ता।
हाँ, नो वरीज, क्या आप देख तो लिया ही है। हाँ तो मतलब भाई देखो, राइट अप भी तभी देखो जब तुम्हारे ये पूरे एग्जॉस्ट हो जाएं कि भाई अब जब सभी कुछ देख लिया तो क्या अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। इसमें एक चीज़, हाँ लेकिन राइट अप देखने के बाद जो नई चीज़ थी ना इसमें ऐड ज़रूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस में ऐड करूँगा ऑलवेज ऑलवेज read carefully what Linty has to say. ठीक है, check for Docker version also, monitors too, ठीक है। बस यही है जो कर सकते हो आप। चलो फिर ठीक है। ठीक है, ये आ गया bash exp.sh। चलो भाई फिर चला देते हैं भाई का काम। डिड यू करेक्टली सेट द ओके, नाउ कनेक्ट टू योर डॉकर कंटेनर एंड ऑब्टेन द रूट एक्सेस। अच्छा ऐसा, चलो फिर जल्दी से ले लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। हाँ तो मतलब अब ये जो चीज़ है ना यार, एक्चुअल में ना मेरे को अब वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा भाई, 2 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं ख़त्म करते हैं भाई, कोई बड़ा काम नहीं करना। और तो फिर मिलते हैं दोस्तों। आप इतना देखो, ये अपन ने इतना कर लिया, अगली बार अपन थोड़ा सा और अच्छे से इसको ध्यान देंगे ताकि अब देखो राइटअप नहीं देखना पड़े। एक दिन आएगा अपन को राइटअप नहीं देखना पड़ेगा। तो लिनक्स प्रीवियस यहाँ से बनना स्टार्ट हो गई है, और अब जब जब भी मैं आऊँगा तो अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो जितना बन गया ना इसके आगे और ऐड करते जाएंगे। अपन ने एक नई कमांड ऐड कर ली यहाँ पर कि भैया डॉकर वर्जन को भी चेक कर लेना, और यहाँ पर मैं लिख भी दूँगा कि डॉकर वर्जन का करना है, ठीक है, ठीक है। तो अभी मिलते हैं, आज के लिए इतना बहुत है। सादर जय जिनेंद्र।